हेलो एवरीवन, क्विक रीजन सीरीज़ के अंतर्गत आज हम यहाँ पे सामान्य हिंदी की विषय वस्तु से परिचित होंगे। लेकिन उससे पहले इस परिचय पे जाने को लेकर, टॉपिक को समझने को लेकर, इसके विस्तार को लेकर चर्चा हम करना शुरू करें। सबसे पहले आरओ मेंस के अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से गुड लक। आप सभी का कल से एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहा है, तो अच्छे से जाइए। मेंस है, बहुत सारे लोगों का मेंस देने के बाद एक करियर जो होता है, फाइनली आप अपनी कह सकते हैं कि वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर आपके करियर को एक आधार मिल जाएगा, सिलेक्शन आपका कंफर्म हो सकता है। तो इसलिए जितना आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रहिए। आपने जितना पढ़ा है वो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। गलतियां नहीं करनी है। कई बार आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं। कई बार आपको आते हुए क्वेश्चन को हड़बड़ी में गलत ऑप्शंस वहाँ पे टिक कर देते हैं या फिलअप कर देते हैं। तो बस स्मूथ रहिए, काम रहिए, कूल होकर पेपर दीजिए, बाकी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। सामान्य हिंदी के विषय वस्तु की चर्चा करते हैं। देखिए, आपके आरओ मेंस के अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर मेंस को जो पेपर है उसमें 6 टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वहाँ पर हम हिंदी को लेकर जो आप गलतियाँ करते हैं, हिंदी के पेपर में जो आपसे छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, मैं सिर्फ वही यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें हम टॉपिक को भी समझेंगे, जहाँ आप गलतियाँ करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि विलोम शब्द कितने पढ़ने, तो उसके बहुत सारे हो सकते हैं, 100, 200, 500, 1000। तो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहे। हम आपको ये बताएंगे सामान्य हिंदी की इस क्विक रीजन सीरीज़ के अंतर्गत कि आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वहाँ पर आप हर एक टॉपिक के हिसाब से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यदि आप उनका ध्यान रखेंगे तो आप कम गलतियां करेंगे, और कम गलतियां ही आपके सक्सेस होने के, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के और मेरिट में एक अच्छा स्थान लाने के लिए काफ़ी है। तो इन छोटी छोटी गलतियां जो आप अलग अलग संदर्भ में करते हैं, उन्हीं चीज़ों से आपको बचाना है। तो आज का विषय वस्तु सामान्य हिंदी, ध्यान से पढ़िए पूरा, यहाँ पर एक साथ हम करेंगे और जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी जो पहलू हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करने चलते हैं विलोम शब्द को लेकर। देखिए, विलोम जो शब्द होता है, यहाँ पर अगर आपके कॉन्सेप्ट को हम समझें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ें आती क्या हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब विलोम शब्द की अगर चर्चा करना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले विलोम शब्द का तात्पर्य क्या है। विलोम का क्या होता है? उल्टा या विपरीत, अर्थात पर्टिकुलर के जो शब्द आपके सामने है उसके अपोजिट क्या हो सकता है, उस शब्द को पहचान। इसके लिए अगर हम कहें तो इसका एक शाब्दिक या परिभाषिक शब्दावली के तौर पर ये आपको भी समझना चाहिए। जैसे कि किसी शब्द के अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द को क्या कहते हैं? हम विलोम शब्द कहते हैं। अब विलोम शब्द को जब आपके समक्ष आते हैं तो उसके कई अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हर एक विलोम शब्द जरूरी नहीं कि ठीक वैसा ही बनेगा, कई बार ये दूसरों से अलग बनते हैं और ये हर एक प्रकार के शब्दों से इतर भी बनता है। जैसे कि विपरार्थ कह सकते हैं, जो विलोम शब्द है या इसको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, इनको हम प्रतिलोम अर्थक, विपर्यायवाची और विलोम शब्द भी कहा जाता है। 3 अलग अलग नाम से भी हम इन्हें समझते हैं। विलोम शब्द उसी परिवार का होना चाहिए जिस परिवार का मूल शब्द है, इसको ध्यान रखना है। आपका जो विलोम शब्द है वो कैसा होना चाहिए, किस तरह से रिलेटेड होना चाहिए? जो शब्द आपको विलोम शब्द के रूप में पूछा जा रहा है उसी से रिलेट करता हुआ उसी परिवार का मूल शब्द होगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, विलोम शब्द लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शब्द जिस प्रकार का मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, जो भी विलोम शब्द है वो किस प्रकार का है, संज्ञा है, सर्वनाम पूछी गई है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है, हमें उसी के अकॉर्डिंग क्या है, विपरीत अर्थी शब्द को वहां पर चुनाव करना है। ठीक है, अगर ऐसा है कि संज्ञा है, आप सर्वनाम है, क्रिया विशेषण के शब्दों का वहां पे चुनाव कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए विलोम शब्दों के संदर्भ में आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि जो शब्द पूछा जा रहा है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है। हमें जब चुनाव करना उसका विलोम शब्द भी लिखना है तो हमें ठीक वैसा ही वहां पे लिखना चाहिए। दूसरी चीज, विपरीत अर्थक शब्दों की रचना कई प्रकार से हो सकती है। ठीक है, कभी यह पूर्ण अर्थक, ठीक है, कभी ये पूर्ण अर्थक कोई भिन्न शब्द विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होता है, और कभी मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर विरोधी अर्थ देने वाला ये बन जाता है। ठीक है, कभी ये मूल जो शब्द है सिर्फ उस उपसर्ग लगा देने से चीजें बदल जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल वाइज देखें तो यहाँ पे साधु है, साधु में हमने आ को जोड़ दिया और ये असाधु बन जाता है।
तो यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, सिर्फ यहाँ पे पर्टिकुलर एक शब्द को रख दिया, एक उपसर्ग लगा दिया और उसके कारण वहाँ पे सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जो विपरीत अर्थक शब्द की रचना होती है वो कितने प्रकार से होती है, 7 प्रकार से होती है। जैसे कि पहला है प्रचलित शब्दों द्वारा विपरीत अर्थक शब्दों की रचना करके, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते, जैसे सजीव है, सजीव का हो गया आपका निर्जीव हो गया, ठीक है, तो प्रचलित शब्द है। दूसरा है स्वतंत्र शब्दों द्वारा विपरीत अर्थों की रचना करना। स्वतंत्र अलग अलग, 2 अलग अलग स्वतंत्र शब्द हैं लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट क्रिएशन करते हैं। तीसरा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उदार है और यहाँ कृपण है, ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, स्वतंत्र शब्दों की रचना करते हैं। तीसरा है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा निर्मित विपरीत अर्थक शब्द, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा साधु में हमने आ यहाँ पे लगा दिया और ये बन गया आपका असाधु। तो इस तरह के जो शब्द रचना है तो उनको भी यहाँ पर जरूर देखते चलें, किस तरीके से ये शब्द रचना बन रही है, आपको किस तरीके के शब्दों का चुनाव करना है। विलोम शब्द में कई बार हम गलत शब्दों का चुनाव करके गलतियां कर देते हैं। चौथा देखिए, चौथा कहता है कि उपसर्ग परिवर्तन द्वारा निर्मित विपरीतार्थक शब्द भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। साथ ही आ तथा अनु के प्रयोग से निर्मित विपरीत अर्थक शब्दों को भी हम यहाँ पर देखते हैं। या तो आ लगा दिया, अन लगा दिया तो ऐच्छिक का अनैच्छिक हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे हमने एन जोड़ दिया तो वो अनैच्छिक हो गया। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भी आपको बनते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आ और अन के प्रयोग के द्वारा भी हम विपरीत अर्थक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें ऐच्छिक और अनैच्छिक की प्रक्रिया आ जाएगी। साथ ही लिंग परिवर्तन द्वारा निर्मित विपरीत अर्थक शब्द भी होते हैं। तो जैसे पुरुष का महिला हो गया तो वहां पर क्या होगा, लिंग में परिवर्तन, और वो उसका विरोधी या कह सकते हैं विपरीतार्थक शब्दों की बात कर दिया। सातवां यहां पर एक शब्द आने वाले विपरीतार्थक शब्दों की भी रचना यहां पे होती है। तो इस तरीके से देखें तो कई तरीके के विपरीत अर्थक शब्द होते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी यहां पर है, जैसे समर्थन को हमने क्या किया, विरोध है। संक्षिप्त को हम क्या कहते हैं, विस्तृत। महात्मा के संदर्भ में दुरात्मा, ठीक है। अब यहां पे देखिए तो यहां पे क्या है, महात्मा, आत्मा इसमें भी, आत्मा इसमें है। अब इसमें मह शब्द जोड़ दिया गया, इसमें दुर शब्द जोड़ दिया गया, तो क्या हुआ, उपसर्ग या शब्दों को जोड़ करके हमने अलग कॉन्सेप्ट ही क्रिएट किया है। स्वावलंबी, परावलंबी। अब यहां पे देखिए अवलंबी यहां पे दोनों में बराबर है, यहां पे स्व है और यहां पे पर है। तो इस तरीके के शब्दों की रचना के कारण भी यहां पे परिवर्तन आता है। उपरांत को पूर्व, सृष्टि है प्रलय, अभिशाप है ऐच्छिक, ऐच्छिक का अनैच्छिक भी होता है यहां पर। तो इस तरीके की चीजें होती हैं कि यहां पे अभिशाप को हम इसमें वरदान भी यूज करते हैं। में भी यहाँ पे ऐच्छिक की जगह पे अलग शब्द होगा, अभिशाप वरदान होगा, और ऐच्छिक का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऐच्छिक का अनैच्छिक। तो इस तरीके के शब्द जो होते हैं बस इनका आपको ध्यान रखना है। विपरीतार्थक शब्दों का जब आप प्रयोग करते हैं या उसके बारे में आप अध्ययन करें या उससे रिलेटेड यदि आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों को ध्यान रखना है। किस प्रकार का विलोम शब्द पूछा गया है, हमें उसी प्रकार के विलोम शब्दों का प्रयोग करना है, उसी के मूल परिवार का। और दूसरी जो चीज़ विलोमार्थक या कह सकते हैं विलोम शब्दों में आपको ध्यान रखनी है, इन पक्षों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या ध्यान रखना है, इन सभी पक्षों को, इन 7 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि किन किन आधारों पे विलोम शब्द में परिवर्तन हो सकते हैं और आपके लिए ये आपको या फिर कह सकते हैं जरूरी है। तो ये पक्ष हो गए। इसके बाद विलोम शब्दों की रचना तो हमने देख ली। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि को लेकर भी आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। एक पर्टिकुलर पूरा एक वाक्य दे दिया जाएगा, अब उस वाक्य को आपको शुद्ध और अशुद्ध, यदि शुद्ध दिया हुआ है, अशुद्धि मूलतः होता है, और पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा पार्ट या कैसा शुद्ध क्या हो सकता है, या कौन सा पार्ट गलत है, या कौन सा पार्ट जो है अशुद्ध है, तो उसके बारे में आपको बताना है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर जो वाक्य शुद्धि होती है, वाक्य शुद्धि कई स्तरों पर होती है, ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर हर एक स्तर पे वचन के आधार पर है, संज्ञा के आधार पर है, सर्वनाम के आधार पे है। तो इन सभी को एक एक करके एग्जाम्पल वाइज हम यहाँ पर समझेंगे।
सबसे पहले जो वाक्य शुद्धि का तात्पर्य है ना, वाक्य शुद्धि का जो तात्पर्य है, इसमें यहां पर आपको यह समझना होगा कि ये किस तरीके से कार्य करता है, इसमें क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपके जो पेपर हिंदी का होगा इसमें देखिए, वाक्य संबंधी अशुद्धियां अनेक कारणों से हो सकती हैं। ठीक है, अनेक कारणों से जो हो सकती हैं। अब ये कारण क्या क्या हैं? तो वचन के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां, सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, वचन के प्रयोग के कारण होने वाली अशुद्धियों को ध्यान में रखना है। देखना है कि क्या इसमें पूछा गया है। तो वचन में जो प्रयोग के कारण जो अशुद्धियां होती हैं वो किस आधार पे होंगी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। एक वचन, बहुवचन, संख्या हो गए। ठीक है, तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी हम इसके देख लेते हैं। अब वचन संबंधी अशुद्धियों में क्या कहा उन्होंने? संख्या का बोध होगा। ठीक है, यदि कोई भी अशुद्ध वाक्य आपके सामने आता है और उसमें यदि संख्या आपको दिखाई देती है, संख्या शब्द अर्थात 1 2 4 5 10 20 50 100 इस तरह के अगर अंक वहां पर रहें तो वहां पे वो कैसा होगा? वो वचन के आधार पर, संख्या के आधार पे अशुद्धियां आपके समक्ष रखी गई हैं, उनको शुद्ध करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है यहां पर, राम ने 10 कुंतल कोयले खरीदे। ठीक है, 10 कुंतल कोयले खरीदे। अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गई, क्या यूज किया गया? 10 कुंतल। अब 10 कुंतल का मतलब क्या हो गया? ये वचन संबंधी अशुद्धियां आपके समक्ष रखी गई हैं। अब इसको शुद्ध करना है। शुद्ध क्या हो सकता है? तो राम ने 10 कुंतल कोयला खरीदा। यहां पे क्या था? खरीदे। तो कोयले खरीदे की जगह पे क्या होगा? कोयला खरीदा, क्योंकि 10 कुंतल ऑलरेडी है तो यहां पे कोयले शब्दों का वहां पे प्रयोग नहीं करेंगे। जो शुद्ध पर्याय है वो हम क्या प्रयोग करते हैं? राम ने 10 कुंतल कोयले खरीदे की जगह पे राम ने 10 कुंतल कोयला खरीदा। इसी तरीके से आपके कई एग्जाम्पल मैंने आपके समक्ष रखे हैं। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि चीजें क्लियर रहें, गलतियां ना करें, कम से कम करें। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें से लेते हैं, श्रीमान क्या सोच रहा। श्रीमान क्या सोच रहा, एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन यहां पर देखें तो हमने यहां पे क्या किया है, कोई शब्दों के साथ साथ अंकीय वचन इसमें जरूर नहीं प्रयोग किया गया है। लेकिन श्रीमान क्या है तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में ही होगा। और इसके संदर्भ में क्या है, वो क्या कह रहा है? श्रीमान क्या सोच रहा सही शब्द है। अगर हम इसको बोलने में तो क्या बोलेंगे? शुद्ध के तौर पर क्या होगा? श्रीमान क्या सोच रहे हैं। हम किसी को श्रीमान क्या सोच रहे हैं बोलेंगे ना, क्या सोच रहा है, ये अशुद्ध है। और अशुद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो श्रीमान अगर आपने यूज किया है तो वहाँ पे थोड़ा सा जो एक रेस्पेक्ट वाली जो फीलिंग आती है, वहां पर हम रहा है, ये थोड़ा सा नहीं सही आता। उसके संदर्भ क्या पूछेंगे? श्रीमान क्या सोच रहे हैं। दूसरी एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कि अपने सामानों को संभाल कर रखिए। कई बार आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे लगातार एक न्यूज़ आती रहती है, या बस स्टेशन पे जाते हैं कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिए। तो एक ये जो भाव आता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? अब यहाँ पर चलिए देखते हैं कि इसके संदर्भ में यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है। यहाँ पे कहा गया अपने सामानों को संभाल कर रखिए, ऐसा बोला जाता है, ऐसा आप सुनते हैं, क्या बोलेंगे? अपने सामान को संभाल कर रखिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कई बार आपको सिर्फ पढ़ने से चीजें स्पष्ट हो जाती हैं और कई बार हम बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स को समझ नहीं पाते हैं और इन्हीं मिस्टेक्स को हमें शुद्ध करना आना चाहिए। तो ये तभी आता है जब आप हिंदी पढ़ते समय शब्दों को, वाक्यों को देखते हैं कि लिखा कैसे है और बोलचाल की शैली में हम वहां पर सही से यूज करते हैं। गलत यूज करेंगे तो कई बार होता है कि आप गलत ही को सही मान बैठते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो पहला है वचन संबंधी अशुद्धियाँ आपको दिखाई देती हैं। अशुद्धियों में कई तरीके की हो सकती हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। राम ने 10 कुंतल कोयले खरीदे की जगह क्या होगा? राम ने 10 कुंतल कोयला खरीदा। अपने सामानों को संभाल कर रखिए जगह अपने सामान को संभाल कर रखिए। और श्रीमान क्या सोच रहा की जगह श्रीमान क्या सोच रहे हैं। तो यहां पे क्या है कि अलग अलग शब्दों की बनावट और संरचना को लेकर चीजें परिवर्तित यहां पर होती हुई देखी गई हैं। और मूलतः यहां पर एक व्यक्ति है, श्रीमान जैसे है, तो वहां पर व्यक्ति, कई बार नंबर अगर यूज नहीं किया गया है तो वहां पर देखना है किसको संबोधित किया जा रहा है। इस आधार पर भी चीजें आप यहां पर समझ सकते हैं। दूसरा है संज्ञा के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां भी देख लेते हैं। काफी एग्जाम्पल दिए गए, आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं एग्जाम्पल के वाइज पे, क्योंकि आप ही को समझाने के लिए यहाँ पे यूज किए गए हैं। अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं।
चलिए आते हैं दूसरे शब्द पे। दूसरे शब्दों को अगर हम देखें, दूसरा है संज्ञा के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है यहां पर आपको यह समझना है। तो संज्ञा के संदर्भ में किसी संज्ञा की कई समानार्थक संज्ञाएं होती हैं। एक ही संज्ञा के अनुरूप वहां पे कई सारी संज्ञाएं उसके अनुरूप हो सकती हैं, जिसका अर्थ में समानता अर्थ में होते हुए भी भाव में विभिन्नता होती है। अर्थात कि उन्होंने क्या कहा, देखिए अर्थ समान है लेकिन भाव क्या है, भाव भिन्न होते हैं। और तथा उनका प्रसन्नतानुकूलन गर्भिणी शब्द, जैसे कि यहां पे एग्जाम्पल दिया गया है, सुनने में एक जैसे लगे लेकिन दोनों के तात्पर्य या भाव अलग हो, ठीक है, या एक ही संदर्भ से यूज किए जा रहे हो लेकिन तो भी उसका मतलब अलग अलग होता है। संज्ञा के संदर्भ में ये है। अब जैसे यहाँ पे शब्द यूज किया गया, चलिए बताते हैं। यहाँ पे एक शब्द है, एक शब्द यूज किया गया, उसको कैसे हम यहाँ पर देखते हैं। एक शब्द यहाँ पे यूज किया जाता है गर्भिणी और एक होता है गाभिन। गर्भिणी और गाभिन दोनों का मतलब एक ही संदर्भ से है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों ही शब्द यूज किए जाते हैं वो अलग अलग संदर्भों में यूज किए जाते हैं। जहाँ गर्भिणी जो शब्द है ये आपको यूज किया जाता है मानव के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कोई महिला जो होती है प्रेग्नेंट होती है तो उसे वहाँ पे गर्भिणी शब्द हिंदी में प्रयोग करते हैं। और वहीं जो गाभिन जो शब्द प्रयोग किया जाता है, गाभिन हम प्रयोग करते हैं जैसे कि पशुओं के संदर्भ में। जैसे गाय है, यदि वो गर्भवती तो उसे हम कहते हैं कि गाय गाभिन है। तो यहाँ पे जो अब गाभिन और गर्भिणी दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों के जो मतलब हैं, दोनों के जो प्रयोग हैं वो अलग हैं। जहां गर्भिणी जो शब्द है वो मानव से संदर्भित है, वहीं जो गाभिन शब्द है वो पशुओं से संबंधित है, लेकिन एक ही चीज को व्याख्यायित करती हैं कि महिला है और वहां पे गाय है, वो दोनों क्या हैं, गर्भवती हैं। तो इस आधार पर संज्ञा के प्रयोग संबंधी में यहाँ पे अशुद्धियां होती हैं, जहां शब्द समान होंगे लेकिन उसके भाव क्या होंगे वो अलग अलग यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर आपको समझना है, इसको भी, क्योंकि अब ये छोटी सी है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान रखें तो हिंदी में आपकी गलतियां कम होंगी। और हिंदी आपको पता है कि यहाँ पे आपकी जो स्कोर आप अच्छा कर सकते हो वो हिंदी में कर सकते हो। चलिए तो यहां पर देखते हैं। तो इसके बाद अगर हम कुछ पक्षों को देखें, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया हमें सफल होने की निराशा थी, ठीक है, हमें सफल होने की निराशा थी। तो क्या हमें सफल होने की निराशा होगी, कि हमें सफल होने की हम निराशा होती है या हमें सफल होने की आशा होती है? आप पेपर देने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि आप पेपर देने जा रहे हैं ताकि आप वहां पर आओ। पेपर देने के बाद आपको क्या होता है कि चलिए हम वहां पे इतना करके आए, हम सफल हो सकते हैं। आपको हमेशा क्या होती है, एक होप होती है कि पेपर देना है, सक्सेसफुल होना है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। तो वहां पे क्या होगा, इस शब्द के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हमें सफल होने की आशा नहीं थी। अगर प्रयोग भी करना है, निगेटिव वे में प्रयोग करना है, तो वहां भी क्या प्रयोग करेंगे, नहीं, ये नहीं कहेंगे कि हमें सफल होने की निराशा थी, बल्कि उसकी जगह क्या प्रयोग करेंगे, हमें सफल होने की आशा नहीं थी। तो दूसरी चीज, देश की सारी जनसंख्या भूखी है, देश की सारी जनसंख्या भूखी है। अब ये सही है नहीं सही है? कई बार यहां पर देखें तो इस शब्द को लेकर अब यहां पे ऐसा लगेगा कि ये तो सही है, पढ़ने के बाद लगेगा ये तो सही है, लेकिन यहां पर सही नहीं है। यहां पे क्या है, जनसंख्या। जनसंख्या की जगह पे हम क्या प्रयोग करते हैं, जनता। क्या प्रयोग करेंगे, जनता प्रयोग करेंगे। तो यहां पे संख्या को यूज ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे, इसकी जगह पे जनता का प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या कहेंगे, देश की सारी जनता भूखी, ना कि सारी जनसंख्या भूखी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम यहाँ पे गलतियां कर जाते हैं एग्जाम में, और यही गलतियां फिर हमें बाद में पता चलता है ऐसा है। और ये इस कारण से है क्योंकि हम बोलचाल के शब्दों के प्रयोग में भी हम यही गलतियां करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ऋण है। ऋण की जगह पे हम क्या कहेंगे, आधार है। क्या है, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। आधार जो कि वहां पर उसी आधार क्या है, अर्थव्यवस्था में जो कृषि है उसी से रिलेटेड क्या है, उद्योग हैं। कई सारे उद्योग हैं जो कृषि आधारित हैं, जैसे कृषि प्रसंस्करण उद्योग वहां पर है, डेवलप किया गया। पशुएं हैं जो पशुपालन भी कर रहे हैं, वहां पे जो कच्चा माल उनको पशुओं को खिलाने के लिए हम दे रहे हैं वो किसके माध्यम से दे रहे हैं, वहां पे जो कृषि हो रही है उसी के आधार पे उनके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। जो फसल हो रही है या फल हो रहे हैं उन्हीं को हम फल प्रसंस्करण, जैम इत्यादि बना रहे हैं, सब्जियों के तौर पर यूज कर रहे हैं, और अन्न प्रसाधन है, बिस्किट नमकीन बना रहे हैं, वो सब किस पर है, कृषि पर है। तो आधार क्या है, कृषि है, ऋण नहीं। क्या बोलेंगे, आधार है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। यही सब क्या है, गलतियां हो जाती हैं, तो इनको ध्यान में रखना है, गलतियां ये नहीं करनी है। समझ में आई बात, समझ में आ गया।
चलिए अब अगले एस्पेक्ट को देखते हैं, अगला क्या है। इसी तरीके से संज्ञाओं कुछ और चीजें हैं और कुछ एस्पेक्ट आपको और बता दें। पहली चीज देखिए क्या यहां पे लिखा हुआ है, कुछ प्रमुख संज्ञाओं के कुछ विशुद्ध क्रियाएं ही प्रयोग के लिए उपयुक्त होती हैं, अतः इनका आप सावधानी से प्रयोग। क्या बोला, प्रमुख संज्ञाओं के कुछ विशुद्ध क्रियाएं ही प्रयोग के लिए उपयुक्त होती हैं। अब चलिए देखते हैं यहां पे कुछ प्रमुख संज्ञा और उनकी क्रियाएं, ठीक है, जो जिस संदर्भ में हम प्रयोग करते हैं। आप गलतियां कहां करते हैं, जैसे यहां बोला जाए शराब क्या होती है, शराब को ढाला जाता है, ठीक है, शराब ढाली जाती है क्रिया के संदर्भ में। भांग छानी जाती है, गीता गाया जाता है, राग बजाया जाता है, भवन का निर्माण किया जाता है। भवन का हम निर्माण करते हैं, भवन के संदर्भ में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे क्या करेंगे, भवन के साथ निर्माण शब्द का, निर्माण किया जाता है शब्द प्रयोग लगाएं, उसकी क्रिया संबंधी चीजों को। मुकदमा क्या होगा, चलाया जाता है, मुकदमा क्या होगा, चलाया जाता है। विषय का प्रतिपादन और कार्य का संपादन किया जाता है। अब कभी भी प्रयोग ये नहीं कि कार्य का प्रतिपादन किया जाता है, हम कार्य के संबंध क्या प्रयोग करेंगे, कार्य का संपादन किया जाता है। और विषय के संदर्भ में विषय का संपादन नहीं, विषय का प्रतिपादन किया जाता है। तो ये शब्द जो होंगे अगर आप सही समझते हैं, सही पढ़ते हैं, हम कई बार विषय के साथ क्रिया को गलत प्रयोग करते हैं, संज्ञा के साथ गलत क्रियाओं के संदर्भ में यहां पे चीजें गलत हो जाती हैं। इसके साथ साथ फांसी पर क्या किया जाएगा, फांसी पर लटकाया जाता है। कविता का प्रणयन या रचना की जाती है, अभियोग या आरोप लगाए जाते हैं। ये क्या है, इनको आपको ऐसे ही चीजें क्रिया के संदर्भ में, यहां पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके बता रहा हूं, हम किसको किस संदर्भ में क्या प्रयोग किसके साथ कर सकते हैं। गलत प्रयोग कर रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, तो वहां पे पेपर में भी हम वही करके आते हैं। कुछ और देख लेते हैं। युद्ध क्या होता है, युद्ध किया जाता है, लड़ाई लड़ी जाती है, लड़ाई किया नहीं जाता, लड़ाई लड़ी जाती है और युद्ध किया जाता है। शंका और समस्या का क्या होता है, समाधान, शंका और समस्या का समाधान होता है। शूली पर चढ़ाया जाता है, कष्ट भोगा जाता है। कष्ट को लगाया तो जाएगा नहीं, कष्ट यहां पे क्या होगा, जिसको मिलता है उसको भोगा जाता है शब्द को प्रयोग करते हैं। इसी तरह तकलीफ उठाई जाती है, तकलीफ के साथ कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, तकलीफ उठाई जाती है। और प्रश्न को हल किया जाता है। ये क्या है, यही चीज आप समझ के रखिए। अगर आप यहां पर इन शब्दों को सही तरीके से पढ़ पाएं और समझ पाएं तो आप गलतियां कम करेंगे। इन चीजों को आप जितनी अच्छे से समझ लेंगे उतनी ही गलतियां यहां पे कम करेंगे। शराब के साथ यहां पे हम देखें तो ढाला, भांग छानी, गीता गाया, राग बजाया गया, भवन का निर्माण किया गया, मुकदमा को चलाया गया, विषय का प्रतिपादन किया गया, कार्य का संपादन किया गया। मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको एक बार रिपीट हो जाए, याद कर लीजिए, जितना अच्छा होगा उतना ही यहाँ पे फांसी पर लटकाया जाएगा। कविता का प्रणयन होगा या रचना की जाएगी, अभियोग आरोप लगाए जाएंगे, युद्ध किया जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी, शंका और समस्या का समाधान होगा, शूली पर चढ़ाया जाएगा, कष्ट भोगा जाएगा, तकलीफ उठाई जाएगी और प्रश्न को हम हल करते हैं। इस तरीके से क्या है, चीजें आपके समक्ष आएंगी और आपको ये पता होना चाहिए यहां पर आप गलतियां नहीं कर सकते, इनको हम इसी संदर्भ में प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई तो अच्छी बात है। हम अब बढ़ते हैं इसके अगले एस्पेक्ट के। कुछ एग्जाम्पल यहां पर आपको दिए गए, कुछ एग्जाम्पल आपको समझाने के संदर्भ में और दिए गए हैं, जैसे कि इनको भी देख लेते हैं। अब यहां पे एक शब्द आते हैं, एग्जाम्पल दिया गया कि मोर गा रहे हैं। कभी सुना है मोर गाते हुए? क्या कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं हम? मोर गा रहे हैं, हम क्या प्रयोग करते हैं? मोर नाच रहे हैं। ये सुना होगा हमने, है ना, कि हाँ क्या कहते हैं कि मोर नाच रहे हैं, मोर गा रहे हैं, ये शब्द प्रयोग नहीं करते। अगर आपके सामने किसी इस तरह क्वेश्चन आया है तो वहां पे क्या करना है, गलत होगा। सही क्या होगा, मोर नाच रहे हैं, सही है। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शत्रु की सीमा में जाना ताक तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। इसकी जगह पे शत्रु की सीमा में जाना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। तलवार की नोक नहीं होती, तलवार क्या होती, तलवार की धार होती है, तलवार की धार होती है, ना कि नोक होती है। इस चीज को ध्यान रखें। कई बार हम यही इन्हीं छोटे छोटे शब्दों पर अगर आपका ध्यान जाता है तो आप सही क्वेश्चन करके आओगे, नहीं तो वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि आप गलत करके आते हो और वो गलतियां छोटी छोटी जब आप वापस देख कर आते हो
तब वहाँ पे लगता है कि काश ये चीज़ें मैंने वहाँ पढ़ी होती, ये सही हो गया होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। कई बार यही छोटे छोटे नंबर जो होते हैं वो आपको परेशान करते हैं, क्योंकि वापस से आपको एक साल फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। इसी तरह एक और देख लें, एक और चलिए देख लेते हैं। इस समय राम की आयु 18 वर्ष है। ठीक है, अब यहां पे गलती क्या है, आप इसको पढ़ने के बाद क्या दूसरे पार्ट को मत देखिए। इसमें क्या है, इस समय राम की आयु 18 वर्ष है, जबकि हम प्रयोग क्या करना चाहिए, पहला तो नंबर इन्होंने 18 लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा आयु यूज की है। यहां पे क्या होगा, इस समय राम की उम्र 18 वर्ष है। सही के संदर्भ में क्या प्रयोग होगा, उम्र 18, वो भी हिंदी में लिखा होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना, आयु की जगह पे उम्र का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी यहाँ पे संज्ञा के संदर्भ में बातें कर ली। अब चलिए थोड़ा समझते हैं, यदि सर्वनाम के प्रयोग संबंधी भी अशुद्धियां आपके समक्ष आती हैं तो उनको आप कैसे शुद्ध करेंगे। देखिए, सर्वनाम के संदर्भ में जो गलतियां हैं उनको समझ के पहले कुछ इस सर्वनाम की स्थिति को समझ लेते हैं। सर्वनाम क्या है, उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व अपर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले प्रयोग होता है। संपल से माध्यम में जो संज्ञा के संदर्भ में या संज्ञा की जगह पर प्रयोग कर सकते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धियां हैं और उनके अशुद्धि के शुद्ध पार्ट क्या हैं वो समझ लेते हैं। जैसे कि पहला है, मैंने मेरा काम कर लिया। मैंने मेरा काम कर लिया, तो मैंने के साथ वहां पे सर्वनाम के संदर्भ में आप क्या प्रयोग करते हैं, अपना। यहां पे क्या प्रयोग करेंगे, मैंने अपना काम कर लिया। मैंने मेरा काम नहीं किया, हम क्या बोलेंगे, मैंने अपना काम कर लिया। तो मैंने की जगह पे क्या, मेरा की जगह पे क्या होगा, अपना। सर्वनाम के संदर्भ में हम इसका प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से एक और है, माता जी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, हम यहां पे क्या प्रयोग करेंगे, माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है। क्या यूज करेंगे, तुम्हारी जगह क्या यूज करेंगे, आपकी बहुत याद आती है। शुद्धिकरण के साथ साथ शब्दों का प्रयोग बहुत जरूरी है। सर्वनाम के तौर पर भी गलतियां कर जाते हैं, तो ये सर्वनाम कहां कहां, देखिए यहां पे तुम्हारी है, यहां पे आपकी है। इसी तरीके से यह मेरे पिताजी हैं, यह मेरे पिताजी हैं, इसकी जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, यह की जगह पे ये मेरे पिताजी हैं। या नहीं प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, ये मेरे पिताजी हैं। तो इस तरीके से सर्वनाम के संदर्भ में हम यहाँ पे गलतियां करते हैं। कुछ और चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक यहाँ पे दिया हुआ है, मोहन आप आकर क्षमा मांगेगा। मोहन आप आकर क्षमा मांगेगा, यहाँ पे क्या हो गया, मोहन स्वयं आकर क्षमा मांगेगा। आप आकर होता है क्या, आप आकर क्षमा नहीं मांगे, स्वयं आकर क्षमा मांगेगा। तो आपकी जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे स्वयं। शब्द ही नहीं बैठेगा, यहाँ पढ़ोगे तो आपको खुद ही अटपटा लगेगा। कुछ शब्द तो आपको आसानी समझ में आ जाते हैं, अटपटे लगते हैं, सही नहीं लगते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि थोड़ा सा समस्याग्रस्त होते हैं। तो सर्वनाम के संबंध में अशुद्धियां समझ में आई। हम यहाँ पे जो शब्द आप संज्ञा की जगह पे प्रयोग करते हैं उसके बदले में सर्वनाम लगाते हैं। जो सर्वनाम जो शब्द हैं उनको किस तरीके से, कौन से सर्वनाम किस के साथ लगेंगे, यहाँ पे गलतियां होती हैं। तो कौन से सही होंगे वो पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट लगेगा, और यही चीज मुझे आपको समझानी थी। इसके साथ साथ अशुद्धियों में आते हैं, विशेषण के तौर पर भी अशुद्धियां हो जाती हैं। ठीक है, जो पर्टिकुलर किसी चीज की विशेषता को बताता हो। जैसे कि यहाँ पे एक है, उन्होंने इस विषय पर भारी अध्ययन किया। ठीक है, अब भारी क्या है, उसकी विशेषता को बतला रहा है। भारी अध्ययन होता है, हम आपको क्या कहते हैं, गहन अध्ययन करिए। हम जब भी प्रयोग करते हैं आपको बताते हैं किसी भी विषय वस्तु का एक गहन अध्ययन करना चाहिए। कि क्या ये कहते हैं कि आप किसी विषय वस्तु का भारी अध्ययन करिए, नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, गहन अध्ययन करिए। तो यहाँ पे क्या गलती की इन्होंने, भारी यूज की है, जो कि विशेषता नहीं बतलाती है। उसकी जगह सही विशेषता जो बतलाएगी, जो विशेषण होगा वो क्या होगा, गहन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, उसका कद मुझसे बड़ा है। कद लंबाई की बात कर रहा है, और लंबाई में हम क्या कहते हैं, लंबा शब्द प्रयोग करते हैं, ना कि बड़ा शब्द यूज करेंगे। लंबाई को जो हमें बताना होगा तो उसके लिए लंबा शब्द यूज करते हैं। तो इसका क्या कहेंगे, उसका कद मुझसे लंबा है। ठीक है, तो यहां पर विशेषण, जब भी आपको किसी चीज की पर्टिकुलर चीजों की विशेषता जो बतानी, तो सही शब्द भी वहां पर विशेषता आपको बतानी चाहिए। गलत चीजों का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। चलिए 10 एग्जाम्पल आपके सामने, आपके एग्जाम्पल को समझाने के लिए कई सारे हैं जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ समझाने के लिए 2-4 इसलिए मैं बीच बीच से लूंगा। एक और देख लेते हैं, वह सुंदर गुणों से युक्त है।
गुण सुंदर होते हैं या गुण अच्छे होते हैं? गुण कैसे होते हैं? गुण अच्छे होते हैं, गुण सुंदर नहीं होते। ठीक है, तो यहां पर इसका ध्यान रखें, वह सुंदर गुणों से युक्त की जगह पे वह अच्छे गुणों से युक्त व्यक्ति है। किसी के गुण, किसी को क्वालिटी के बारे में कहते हैं तो गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज के बारे में चर्चा करते हैं, कि ब्यूटीफुल क्वालिटीज की चर्चा करते हैं, नहीं, गुड एंड बैड क्वालिटीज। तो यहां पे जब गुणों की बात करेंगे तो उसके साथ गुड और बैड यूज करते हैं, तो यहां पर हमने अच्छे शब्दों, यहां पे अच्छे गुणों की बात करेंगे। इसी तरीके से रास्ते में कुछ वृक्ष मिले, कुछ की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे? कई वृक्ष मिले, रास्ते में कई वृक्ष मिले। तो इस तरीके से हमें विशेषण के संदर्भ में जब हम किसी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जो सही विशेषता बतलाने वाले शब्दों का उस वाक्य के साथ प्रयोग करना है। अगर इस पूरे वाक्य में आपने गलत विशेषण युक्त शब्दों का प्रयोग किया है तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका पूरा का पूरा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। विशेषण के बाद आते हैं क्रिया, जो कार्य करने की प्रक्रियागत स्थितियों से हमें परिचित कराता है, तो उसके बारे में देखते हैं। अब क्रिया संबंधी जो प्रयोग होते हैं वहां पे भी आप अशुद्धियां अर्थात गलतियां करते हैं। तो यहां पे देखिए, पहला है आप वहां जाने सकेंगे। आप वहां जाने सकेंगे कि आप वहां जा सकेंगे, पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है। क्रिया क्या है? जाना है। ठीक है, तो जाने सकेंगे जगह पे जा सकेंगे। क्रिया सही क्या होगी? जाना यहां पे एक क्रिया के संदर्भ में, कार्य जो हो रहा होगा उसके संदर्भ में बात कर रहा है। तो आप वहां जाने सकेंगे जगह आप वहां जा सकेंगे प्रक्रिया को यूज करेंगे। इसी तरीके से मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर बना दिया। हस्ताक्षर बनाया जाता है या हस्ताक्षर किया जाता है? हस्ताक्षर बनाया नहीं जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है। तो यहां पे मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, डू इट। ठीक है, करना उसका क्या हुई? क्रिया हुई। तो यहां पे क्या हुआ? जो गलती यहां पे क्रिया में थी, बनाया की जगह पे करना होगा, तो यहां पे हस्ताक्षर कर दिया है। कुछ और देख लें, एक और है, वह भोजन खा चुका है। भोजन खा चुका की जगह पे हम कहेंगे वह भोजन कर चुका है, काम हो चुका है। तो हो चुका है इस जगह पे हम क्या कहेंगे? कर चुका है। तो यहां पे वह भोजन कर चुका है। ठीक है, तो यहां पे खाना खा चुका है, खाना खा रहा है, तो वो चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हो चुका के संदर्भ में था, बीत चुकी है, तो उसके संदर्भ में हमने यहाँ पे यूज़ किया है वह भोजन कर चुका है। तो इस तरीके से क्रिया संबंधी भी हम वहाँ पे गलतियाँ आप करते हैं, उन्हें नहीं करना है। एग्जाम्पल में जैसे चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी गिर गया। तो यहाँ पर क्या होगा? चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस घड़ों पानी पड़ गया। तो यहाँ पर संदर्भित शब्दों के संदर्भ में जो चीज़ें हैं उसके आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ें गलत हैं, विशेषण को लेकर, क्रिया को लेकर, संज्ञा को लेकर, सर्वनाम को लेकर। वाक्य की अशुद्धियाँ कई स्तरों पर हो सकती हैं और वाक्य वचन के आधार पर अशुद्धियाँ हो सकती हैं, संज्ञा के आधार पर अशुद्धियाँ हो सकती हैं, सर्वनाम के आधार पर अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेषण के आधार पर और क्रिया के आधार पर भी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ मुहावरों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियों की चर्चा करते हैं। मुहावरे आप यूज़ करते हैं? नहीं यूज़ करते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आप जब हिंदी की पेपर में कहीं भी कुछ लिख रहे हैं, जीएस में भी अगर आप कुछ लिख रहे हैं, तो उससे आपके जो प्रभाव पड़ता है मुहावरों का, वो आपके प्रभावशाली उत्तर के रूप में भी होता है। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में, निबंध इत्यादि में बहुत अच्छा आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो जब प्रयोग में लाएंगे तो वो अच्छा हो सकता है। लेकिन मुहावरे भी आपके सही प्रयोग होने चाहिए। अगर आप गलत मुहावरे प्रयोग करेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट गलत पड़ेगा, अधूरे मुहावरे प्रयोग करेंगे तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ, तो उसके लिए पता होना चाहिए मुहावरा क्या है। अगर आपको मुहावरा ही नहीं पता है तो फिर आप इसमें अशुद्धियाँ ढूंढ भी नहीं पाएंगे। चलिए फिर भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया, चोर दुम दबाकर चला गया। चोर क्या क्या? चोर दुम दबाकर चला गया। चोर जाता नहीं है, चोर क्या होता है? भाग जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? चोर दुम दबाकर भाग गया। चला गया की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? भाग गया। चोर भागता है, चोरी करने के बाद आराम से कोई नहीं जाता, वो आता है चोरी, चोर जो आता है आता है चोरी, लेकिन भागता है जब करने के बाद वो बहुत तेजी से भागेगा। तो यहाँ पे चोर दुम दबाकर भाग गया। और क्या प्रयोग करते हैं? जैसे कि एक यूज करते हैं, मेरी शिकायत सुनते ही वह आग बबली हो गई। आग बबली होती है या आग बबूला हो गई।
तो मेरी शिकायत सुनते ही वह आग बबूला हो गए। बबली यहां पे गलत है। क्या शब्द प्रयोग करते हैं हम मुहावरे के संदर्भ में? आग बबूला हो जाना। और देखिए, मैंने उसे टका सा उत्तर दे दिया। तो उत्तर दे दिया की जगह पे क्या करेंगे? मैंने उसे टका सा जवाब दे दिया। उत्तर की जगह पे क्या होगा? जवाब शब्द। ये शब्द क्या है कि जिस प्रकार के शब्द टका के साथ क्या है? उत्तर को की जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे? जवाब। तो इस तरीके के क्या है मुहावरे कैसे प्रयोग होते हैं? मुहावरे जैसे प्रयोग होते हैं उनका वैसा ही होना चाहिए। आप ये नहीं कि उसमें आप मॉडिफाइड अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो गलत कहा जाएगा, वो सही मुहावरा आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो मुहावरे यदि आपको सही पता है तब तो सही कर पाओगे, अन्यथा की स्थिति में क्या है आपको पता ही नहीं लगेगा कि उसमें सही पार्ट कौन सा है और गलत पार्ट कौन सा है। पता लगा जो पार्ट आपका सही था उसकी जगह आपने गलत पार्ट यूज कर दिया, और जो गलत था उसको आपने सही नहीं किया। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये मुहावरे लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे कि आजकल मामूली नौकरी पाने के लिए भी तलवा चूमना पड़ता है। तो यहां पर क्या होता है? तलवे को यहां पे चूमने की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? चाटना पड़ता है। तो इस संदर्भ में क्या है कि आप किस प्रकार के मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं? शत्रुओं की उन्नति देखकर उसके सीने पर सांप चलता है। सीने पर सांप की को चलना नहीं कहते हैं, वहां पे क्या यूज करते हैं? लोटता है। शत्रुओं की उन्नति देखकर उसकी छाती पर सांप लोटता है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो मुहावरे अगर आपको सही पता है तो आप उसका सही अर्थ तो बता पाएंगे, सही शुद्ध शब्द पता कर पाएंगे, और कहाँ अगर शुद्ध है वो आप बता पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे कई सारे हैं जो आपको समझने के संदर्भ में हैं, आप इन्हें देख सकते हैं एक बार सारे रिवीजन के तौर पर। चलिए आगे देखते हैं कि आपको अन्य मुहावरे के साथ साथ अगर हम और देखें तो अनुपयुक्त, ठीक है। अब अनुपयुक्त के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया था क्या? कोलंबस ने अमेरिका का अन्वेषण किया, खोज की, आविष्कार नहीं किया। क्या किया? अन्वेषण किया। आविष्कार किसी चीज को बनाने के बारे में था। आप किसी भूगोल को आप नहीं बना सकते, वो प्राकृतिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिका एक लैंड है, भूमि है जो आपकी प्राकृतिक है नेचर वाइज, लेकिन हाँ वहां जब तक कोई पहुंचा नहीं था तो कोई जानता नहीं था। तो जो खोज की, अन्वेषण किया, तो यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग करेंगे हम? अन्वेषण किया गया। तो कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार नहीं, कोलंबस ने अमेरिका का अन्वेषण किया। दूसरा, जैसे लिपिक ने अधिकारी के समक्ष प्रालेख स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया। तो जो प्रालेख होता है उसके स्वीकृत नहीं किया जाता, उसका अनुमोदन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रालेख का अनुमोदन किया जाएगा। जो भी चीज, कहने का मतलब कोई कागज है जिसपे आपको साइन कराना है, कोई बिल है, कोई एक्ट है, आप समझ रखते हो उसके समक्ष, अधिकारी के समक्ष, तो उसको देखता है, उसका अनुमोदन करता है, ना कि वहां पे उसे स्वीकृत करने। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखिए। लिपिक ने अधिकारी के समक्ष जो प्रालेख प्रस्तुत किया वो किसके लिए किया है? अनुमोदनार्थ, कि आप उसका अनुमोदन करिए कि हाँ स्वीकृत। तो वहां पे इस शब्द का प्रयोग हमेशा करेंगे, हम स्वीकृत का प्रयोग नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे? अनुमोदन शब्द का प्रयोग करेंगे। कुछ और देख लेते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, मुझे भय है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। मुझे भय है, तो भय की जगह पे क्या है? आशंका। भय की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे? आशंका है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से विलंब से प्रत्युत्तर देने की मुझे देख रहे हैं। इसकी जगह आप क्या करेंगे? विलंब से प्रत्युत्तर देने के लिए मुझे खेद है। तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ? विलंब से प्रत्युत्तर देने के लिए मुझे देख रहे हैं की जगह पे खेद है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। भारत में 70% व्यक्ति अशिक्षित हैं। कितने प्रतिशत? 70%। तो यहां पे भारत में 70% व्यक्ति निरक्षर हैं, ठीक है। अशिक्षित की जगह क्या प्रयोग करेंगे हम? निरक्षर हैं। साक्षर और निरक्षर की बात करते हैं, शिक्षित अशिक्षित के शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसी तरीके से डाकुओं के खतरे के सारा गांव थर्राता है। तो यहां पे हम प्रयोग करते हैं डाकुओं के आतंक से सारा गांव थर्राता है, ना कि खतरे से। डाकुओं का आतंक होता है, ना कि खतरा होता है। तो यहाँ पे सही शब्दों का मतलब है सही शब्द अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तब तो वहां पे ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप गलतियां करेंगे। जो गलतियां आपकी स्वीकार्य नहीं होंगी, गलत होंगी, अनुमोदन है, तो इन शब्दों का हमें सिर्फ प्रयोग करना हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, समय को अगर आप देते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं।
हिंदी के पेपर में ये जो शब्द आते हैं वही आपको क्या करेंगे, सही चीज़ों को मार्गदर्शित करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप गलत करोगे और पूरा पेपर भी आप वहाँ पे सही नहीं कर पाओगे। तो हमने वाक्य से संबंधित चीज़ों को यहाँ पे देखा। आप कुछ विविध अशुद्धियों को भी देख लेते हैं। विविध अशुद्धियों के संदर्भ में जो अन्य चीज़ों से यहाँ पे रिलेट करता है उनको भी आपको एक बार समझा देते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम उनको भी समझ लेते हैं। विविध का मतलब है जो कि बाकी चीज़ों से अलग और कुछ इतर चीज़ों पर व्याख्यायित होता है या उन्हीं सारी चीज़ों से मिसलेनियस के तौर पे जुड़े हैं। जैसे पहला है, वह ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई अंग टूटा है। तो इसकी जगह पे हम क्या कह सकते हैं, वह विकलांग है। सीधा सीधा मतलब है। इतना व्याख्यायित करने की जगह क्योंकि वह कोई व्यक्ति है जिसका कोई अंग टूटा है, तो सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं, दिव्यांग है या विकलांग है। ठीक है। इसी जगह दूसरा जो है, ठंडी जीभ हुई आइसक्रीम, वह ठंडी जीम हुई आइसक्रीम अत्यधिक खाता है। वह आइसक्रीम बड़े चाव से खाता है। आइसक्रीम है तो ठंडी ही होगी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत ही हमें नहीं है। कुछ और देख लें। राम और श्याम बताएं कि उन दोनों को दही नहीं अच्छी लगती। इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, राम और श्याम ने बताया कि उन्हें दही अच्छी नहीं लगती या दही अच्छा नहीं लगता। तो इस संदर्भ में सिर्फ शब्दों को, विविध तरीके हैं जो कि आपके कहने के मॉड्यूल के आधार पे यहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं। आप किस तरीके से कह सकते हैं और उससे कहने का सही तरीका क्या है, ये आपको बताया जा रहा है। उसने कहा कि वह स्कूल जा रहा था। उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं। यही तो कहा होगा, उसने कहा होगा कि मैं स्कूल जा रहा हूं। तो जब आप किसी को बताएंगे तो यही बताएंगे, उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं। ये नहीं कहेंगे उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा था। कोई स्कूल जा रहा है तो जा ही रहा होगा। आप किसी को बताएंगे पर्टिकुलर के बारे में, कहा उसने, जब मैं मिला था तो उसने बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूं। तो यही प्रक्रियागत स्थितियां आप हर जगह उसमें प्रयोग करते हैं। तो बाकी यहाँ पे आपके समक्ष काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने इसीलिए रखे हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें एक बार, क्योंकि ये जो समय आपको मैं बता रहा हूँ देने के संदर्भ में एग्ज़ाम से पहले इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप जाने के बाद वहाँ पे जो गलतियाँ कर आएंगे उन गलतियों से आप जितना समय बचाएं, जितना आप गलतियाँ कम करेंगे उतना ही उसका आपको फ़ायदा होगा। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक और चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अर्थात कि पूरे एक वाक्य के लिए जो बोला गया, अगर उसकी जगह हम कोई एक शब्द प्रयोग कर लें तो उनको बोला जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसके संदर्भ में जब आपके समक्ष चीज़ें आती हैं तो आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे ऐसा माना जाता है कि अनेक शब्दों के स्थान पर यदि एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो विशिष्ट और अर्धगर्भित हो तो कथन का अत्यधिक प्रभावशाली व प्रभावपूर्ण बन जाता है। कहने का मतलब, किसी के बारे में बहुत बड़ी एक व्याख्या करने से अच्छा है उसके बारे में एक पर्टिकुलर एक शब्द प्रयोग किया जो उसके एकदम सटीक बैठता। ठीक है। तो वहाँ पर यदि ऐसे चीज़ का प्रयोग करते हैं वो प्रभावशाली भी होता है, आपके संदर्भ में एक पॉजिटिविटी भी आती है, आपकी नॉलेज की भी वहाँ पे जानकारी होती है और दूसरों के बारे में व्याख्या करने के लिए समय भी कम लगता है और अच्छी प्रभावपूर्ण शब्दों का भी आप प्रयोग कर पाते हैं। इसके साथ साथ अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग करने की जो परंपरा है ये आज की नहीं है, बहुत ही प्राचीन समय से हम इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो गहन विषयों के प्रतिपादन के लिए हम एक सूत्र शैली का प्रयोग करते थे। जैसे कि आपको दोहे आपने पढ़े होंगे। दोहे का क्या है, हिंदी में जो आप दोहे पढ़ते हैं वो मूलतः किसी के बारे में किसी एक बहुत बड़ी जानकारी जो होती है सूक्त और दोहे के माध्यम से बोल दी जाती है, उसके बाद उसकी पूरी व्याख्या होती है, बहुत लंबी होती है। ठीक है। तो उसी को संदर्भित करने के स्वरूप में हम देख सकते हैं। साथ ही अगर हम देखें तो सूत्र शैली में अत्यंत संक्षिप्त रूप से आशय, मंतव्य व्यक्त करने की भाषा वेगशाली एवं प्रभावशाली होती है। यह भी हम जानते हैं, जो कबीर के आप दोहे पढ़ते हैं, ठीक है, तुलसीदास के वहाँ पे सूक्त और शैलियाँ पढ़ते हैं, जो रामचरितमानस जो संस्कृत में लिखी गई है उसी के आज हिंदी भाषा में अनुवादित शैली मिलती है जो कि काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं एक सारांश लेखन या एक संक्षिप्तीकरण की प्रक्रियागत स्थितियों को भी ये परिभाषित करता है। साथ ही अगर हम देखें तो यह कम से कम शब्दों में एक अधिक से अधिक भाव को व्यक्त करने के बारे में भी जानकारी आपके समक्ष रखता है। तो अनेक शब्दों के एक शब्द या वाक्यांश के संदर्भ में हम इसका प्रयोग अधिक करते हैं। अब इसी को समझने के लेकर चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पर आप इसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। मूलतः देखिए, हम जो इसका प्रयोग करते हैं वो अपनी एक तो
व्याख्यान जो शैली है उसको थोड़ा संक्षिप्त करें, प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करें, समय भी बचता है और आपके उत्तर लेखन या अन्य चीज़ों में आपके बात कहने की जो स्थिति होती है वो भी ज़्यादा स्पष्ट होती है और प्रभावशाली होती है। तो इन चीज़ों के संदर्भ में ही हम मूलतः इस तरह के शब्दों का अर्थात अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरे यहां पर अगर हम बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में तो इस संदर्भ में जो मूल रूप से आती हुई बातें हैं उनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको ये कहना है, क्या कहना है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, तो इसको अगर आपको प्रभावशाली तरीके से कहना है तो वहां पे हम किस शब्द का प्रयोग कर दें? सिर्फ इतना कह दें, अंतः कथा, क्योंकि अंतः का मतलब किसी के अंतर्गत आने वाली कथा। इसी तरीके से तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, अगर कोई भी चीज जिस पर आप विश्वास करते हैं लेकिन आप उस पर तर्क नहीं करते हैं तो क्या उसे क्या बोला जाता है? अंधविश्वास है। क्या है वो? अंधविश्वास है। कोई चीज़ वहाँ पर अगर आपने सामने वाले ने किसी को बोल दी कि वहाँ पर रात को नहीं जाना है, खासकर भूत ऊत के बारे में हमारे गांव में या बाकी सारी जगह पर ये होता है कि पर्टिकुलर उस जगह पे भूत है, वहाँ पे इतनी बजे इतने नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पे कई बार होता है हाँ चलो जिसने बोल दिया तो गाँव में सबने मान लिया। भाई ऐसा क्या होता है? तर्क वितर्क करना नहीं, भूत है, भूत किसी ने देखा नहीं है, कोई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका पूरा पूरा गांव बिना तर्क वितर्क एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी पीढ़ी वही चीज़ मान रही है तो उसको क्या बोल दिया जाता है? एक अंधविश्वास। है नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बोला, बोल दिया गया, बस सब लोग मानते चले गए, इसको बोला जाता है अंधविश्वास। जो कहा ना जिसके, तो इसकी जगह अपन कहते हैं अकथनीय है। सीधे से किसी के बारे में बोला गया तो किसने कहा है अकथनीय है, बोला ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उसके बारे में बात ही करना छोड़ दो। इसके साथ जो कहा ना गया हो, अकथित, जिसके बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं गया, तो सीधा सीधा आप कहते हैं, जैसे कि किसी भी टॉपिक के बारे में आप चर्चा कर रहे हो जिसके बारे में कभी कोई चीज़ चर्चा नहीं की, तो उस टॉपिक के बारे में चर्चा कर दिए, ये टॉपिक अकथित है, अभी तक अकथित है, जिसके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसके बारे में इतनी जगह बोलने की जगह पे सिर्फ अकथित शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जो गाए जाने योग्य ना हो, अज्ञेय है, जिसका खंडन ना किया जा सके, अखंडनीय है, जिसकी गहराई या था का पता न लगा सके, अगाध है। तो इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, अथाह शब्दों का हम प्रयोग करें कि आप अथाह, ठीक है। जो गाया न सके उसको हम क्या कहते हैं? अगाद्य, ठीक है, आगे नहीं, अगाद्य, जिसको गाया न सके अगाद्य, गद्य का यहाँ पे, और जिसको गहराई न या था नहीं नाप सकते उसको हम अथाह की स्थिति कहते हैं। तो इस तरीके से शब्दों के संदर्भ में, वाक्यांश के संदर्भ में हम इसका प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और आती है, तद्भव तत्सम को लेकर आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसके बारे में भी समझ लिए तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है। कई बार बोला जाता है कि तद्भव से तत्सम में बताइए कई शब्दों के बारे में, और कुछ में बोला जाता है कि तत्सम से तद्भव के बारे में बताइए। तो तद्भव तत्सम जो शब्द हैं ये होते क्या हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर उन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। तो तद्भव तत्सम क्या होंगे? तद्भव शब्द का मतलब होता है उत से उत्पन्न, अर्थात पर्टिकुलर किसी शब्द से उत्पन्न जो शब्द होगा उसको क्या बोला जाएगा? तद्भव, उत से उत्पन्न। यहां पे जो तद्भव शब्द है वो क्या है? संस्कृत शब्दों से कुछ परिवर्तित होते हुए जो नए शब्द हिंदी में बन गए उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। तो कहने का मतलब है ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग होने लगे, अर्थात जिनकी मूल जो शब्दावली है वो संस्कृत शब्दावली है, मूल उत्पन्न जो हुए हैं वो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, आज हम उनके हिंदी स्वरूप का प्रयोग करते हैं, तो उनको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा? तद्भव शब्द बोलते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उनको भी हम तद्भव बोलते हैं। तो संस्कृत के साथ साथ आपके प्राकृतिक शब्द से विकृत होकर भी बने हुए शब्दों को भी हम यहाँ पे तद्भव शब्द ही प्रयोग करते हैं। तो तद्भव अर्थात कि उससे उत्पन्न, और उससे का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? संस्कृत से उत्पन्न। ये शब्द संस्कृत से सीधे ना आकर पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। अर्थात एक शब्द समय परिवर्तन, स्थान परिवर्तन
और काल परिवर्तन होने के साथ साथ उसके अलग अलग प्रारूपों में परिवर्तित होते हुए ये वर्तमान स्वरूप में आपको दिखाई देता है। वर्तमान स्वरूप में आप इसको प्रयोग हिंदी के जिस शब्द को करते हैं, ऐसे कई शब्द हैं जो इसका मूल जो स्वरूप है वो कई साल पहले वो सांस्कृतिक तौर पर संस्कृत के शब्दों से प्रयोग करते करते स्थान समय परिवर्तन इत्यादि के आधार पर बदले हैं। सभी तद्भव शब्द संस्कृत में से आए हैं, परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गए हैं कि उनका मूल रूप का पता नहीं चलता है। फलतः तद्भव शब्द दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे हैं जिनका पता चल जाता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका पता भी आपको नहीं चलता है। इस आधार पर एक तो संस्कृत से आने, दूसरे सीधे प्राकृत से आने वाले शब्दों की यहाँ पर बात करते हैं। तो तद्भव शब्द समझ में आया, मूलतः इतना ध्यान रखिए संस्कृत से आए हैं और ये प्राकृत, पाली इत्यादि से परिवर्तित होते हुए इन शब्दों का निर्माण हुआ है और इनको हम इसीलिए दो पार्ट में परिवर्तित करके पढ़ते हैं, या तो संस्कृत के शब्द के रूप में या तो हम सीधे प्राकृत के शब्दों के रूप में इसे हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव हैं जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं और हिंदी के सरलतम रूप में इन्हें बनाए रखने का एक पुराना अभ्यास है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको समझ में आएगा जो बातें हम कह रहे हैं कि संस्कृत से निकल के आए हैं या प्राकृत से निकल के आज वर्तमान समय के तद्भव जो हिंदी जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो प्राकृत और संस्कृत से कैसे निकले हैं। जैसे एक शब्द प्रयोग करते हैं अग्नि, ठीक है, प्राकृत में इसको अग्नि बोलते हैं, जबकि यहाँ पे तद्भव में इसको क्या बोल रहे हैं शब्द को, आग। अगर आपको क्वेश्चन आता है आग शब्द का संस्कृत स्वरूप या संस्कृत का तद्भव शब्द क्या होगा, तो अग्नि आपको अगर सामने समक्ष रखा हुआ, आपका क्वेश्चन पूछा कि अग्नि शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, तो वहां पे कौन सा टिक करके आना है, आग। इसी तरीके से अगर पूछा गया चतुर्दश, चतुर्दश का तद्भव शब्द कौन सा होगा, 14, और इसका प्राकृत यहां पे देखिए तो 14 यहां पे शब्द का प्रयोग हम करते हैं। इसी तरीके से देखें तो प्रिय, प्रिय दोनों ही अर्थात संस्कृत और प्राकृत दोनों में ही यहां पर प्रिय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान स्वरूप में तद्भव में हम इसको पिय या पिया शब्द जो प्रयोग आप करते हैं वो मूलतः क्या है, संस्कृत के प्रिय शब्द के मूल स्वरूप जो है वो प्रिय है, जबकि वर्तमान जो हिंदी के स्वरूप में हम इसको प्रयोग करते हैं वो पिय या फिर पिया शब्दों को प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नौ, यहाँ पे नव है, यहाँ नौ है और यहाँ नौ है। ठीक है, बोलने में डिफरेंसेस हैं, नौ, नौ, नौ। तो यहाँ पर बेसिकली जो आज 9 यूज आप करते हैं वो क्या है, संस्कृत का नव है और प्राकृत का नव है। तो यहाँ पर ये सारी डिफरेंसेस आती हैं। मई देखिए, मई महीना भी है, लेकिन हिंदी में जो मैं का आप मूलतः जो शब्द है मैं अपने लिए आप यूज करते हैं मैं, वहाँ पे ये किससे है, संस्कृत का मया और प्राकृत का मई यूज करते हैं। इसको हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं आजकल, मैं का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वचन है, बाण है और इसको बैन। वर्तमान समय में हम यहाँ पर जो बैन कर रहे हैं, संस्कृत में देखिए क्या प्रयोग कर रहे थे, वचन यूज करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं। तद्भव का समझ से, तद्भव शब्द जो संस्कृत या प्राकृत से उत्पन्न वर्तमान के हिंदी में आप पढ़ रहे हैं ऐसे शब्दों को जो मूल रूप से संस्कृत या प्राकृत से निकल कर आए हैं, उनको हम बोलते हैं तद्भव, अर्थात उससे उत्पन्न, जिससे संस्कृत से उत्पन्न शब्दों को तद्भव शब्द यहाँ पर आपको बोला जाता है। तद्भव समझ में आ गया। तद्भव के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे तत्सम का है। ठीक है, अब तत्सम समझ लेते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। ठीक है, तत्सम, सम का मतलब समान, तत् का मतलब उसके, तो उसके समान, उसके समान अर्थात उस प्रकार हिंदी में आए संस्कृत के ज्यों के त्यों तत्सम कहलाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब बिना परिवर्तन के, जो हम शब्द संस्कृत में यूज करते हैं वैसे ही आज हम हिंदी में उनको हूबहू उन्हीं शब्दों को वैसे ही प्रयोग करते हैं बिना किसी परिवर्तन के, उनको बोला जाता है तत्सम शब्द। अर्थात किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। संस्कृत के उन समस्तों की जो सूची जो है, जो संस्कृत से होते हुए हिंदी में आए हैं, उनको देखिए तो बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे आम्र है, आम्र भी यूज करते हैं, आम यूज करते हैं, तो यहाँ पर रा जो था वो हटाया, सिर्फ आम्र को आम कर दिया गया। ऊष्ट्र को ऊंट कहते हैं, चुल्ली को चूल्हा कहते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूरा बदला नहीं है। अब यहाँ पे देखने, अग्नि को आ कह दिया गया, पूरा अलग हो गया। वत्स को बच्चा और मध्य को में,
जो पूरी तरीके से मतलब ही पूरे शब्द का अलग हो चुका है। यहाँ अगर इन शब्दों को हम रख दें तो कोई नहीं बता सकता इसका यहाँ मतलब क्या होता है, बहुत डिफरेंस। जैसे अग्नि का है, एक बार हम पता लगा सकते हैं, चलो आग है निकल के आता है, लेकिन मोस्टली जो शब्द हैं उनका कोई पता नहीं। अप्रिय है, यहाँ प्रिय कह रहे हैं, मध्य है मैं कह रहे हैं, मया है उसको मैं कह रहे हैं, तो डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर देखें आम्र आम, ऊष्ट्र बोलने में भी है ऊंट। तो इस तरीके के जो डिफरेंसेस हैं उनको हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि तद्भव और तत्सम शब्दों की प्रक्रियागत स्थितियाँ आपको यहाँ पे कैसी दिखाई देती हैं। अब इसी में कुछ और शब्द इसमें देखिए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सलाका सलाई, चंचू चोंच, त्वरित तुरंत, उद्वर्तन उबटन, खरपर खपरा या खप्पर, जो गांव में अगर आप देखें तो खप्पर के मिट्टी के जो आपकी एक छत को बनाने का काम करते हैं तो उनको खप्पर बोला जाता है। तो यहाँ पर तिक्त तीता, तो यहाँ पर आपको जो संस्कृत के समान शब्द वहाँ पे दिखाई दें, संस्कृत के समान उनको बोलने में भी स्पष्ट होता है, उनको हम कहें उसके समान, मूलतः वैसा नहीं लेकिन उसके समान वहाँ पे हो, मूल स्वरूप के रूप में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस में दिखाई नहीं देता है। तो तद्भव और तत्सम दो चीज़ें आपको यहाँ पर हो गई। अब एक चीज़ समझ लेते हैं, विशेष और विशेषण की स्थिति इसमें क्या है। देखिए विशेष और विशेषण के संदर्भ में जो बात आती है कि विशेषण क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाता है विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के बारे में विशेषता बतलाई जाती है। और विशेषता किसकी बतलाई जाएगी, संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए जाने वाले गुण, मात्रा, परिमाण इत्यादि जो बताते हैं वो क्या है, आपकी विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण को समझने के लिए कुछ वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे मदन काली कमीज पहनकर स्कूल जाता है। अब इसमें अगर ये बोला जाए कि विशेषण क्या है, तो यहां पर अगर देखें काली, काली क्या है, काला एक रंग है। ठीक है, रंग क्या है, एक विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता है, कमीज। पूछा गया अगर इसको समझने के संदर्भ में कमीज का रंग कैसा है या किस कलर की कमीज पहन रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, कलर बताओगे। उसका गुण कैसा है, कमीज का गुण है उसका रंग, रंग कैसा है, काला। तो यहां पे हमने बताया मदन काली कमीज पहनकर स्कूल आया। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि आपके लिए वे मीठे संतरे लेकर आया। तो संतरा कैसा है, मीठा। खट्टा भी हो सकता है, खट्टा और मीठा दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों चाहे खट्टा यूज करो या मीठा, वो दोनों क्या है, उसकी विशेषताएं। किसकी विशेषता है, संतरे की। संतरे की विशेषता क्या है, मीठा है या फिर खट्टा है। जैसे कुछ अध्यापक पढ़ाना ही नहीं चाहते, क्या नहीं करना चाहते, पढ़ाना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पे क्या है, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। इसी तरीके से मकान बनवाने के लिए मुझे 10-12 मजदूर चाहिए, कितने चाहिए, 10-12 चाहिए। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप ये चीज़ें बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या पर्टिकुलर की उसकी विशेषता यहाँ पे क्या है। वही चीज़ आपको नीचे यहाँ पे स्पष्ट की गई है। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में काली, छोटा, मीठे शब्द जो हैं अपनी अपनी संज्ञाओं के गुण यहाँ पर बता रहे हैं। किसी की कमीज का रंग काला है, भाई छोटा है, संतरों का स्वाद मीठा है, 5 लीटर, कुछ, थोड़ा, सी शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं को यहाँ पर सब कुछ बता रहे हैं। तो इस तरीके से विशेषण में एक चीज़ को ध्यान रखनी है, विशेषण जो होता है गुण की जो होती है, जो संज्ञा का गुण है, मात्रा है, परिमाण है इत्यादि के बारे में ये जो विशेषता बतलाते हैं पर्टिकुलर संज्ञा सर्वनाम की, वो आपकी विशेषण है। अब यहाँ पर जैसे कि कहने का तात्पर्य है समस्त काले शब्द किसी न किसी वस्तु के रूप में अपने आगे आने वाले संज्ञाओं की किसी न किसी विशेषता को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। व्याकरण में एक चीज बात कही गई कि ये शब्द संज्ञा के पूर्व लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। संज्ञा के पूर्व लगकर उनकी विशेषता को बताते हैं, वो इतना ध्यान रखना है, विशेषता बतलाएंगे। और विशेषता कई अलग अलग तरीकों की हो सकती है और वो आपकी गुण, संज्ञा, मात्रा, परिणाम के आधार पर हो सकता है। इसको आप क्वेश्चन भी पूछकर आसानी से पता कर सकते हो। विशेषता के बारे में क्वेश्चन पूछकर भी हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो विशेषण समझ में आया, विशेष्य भी समझ लीजिए। विशेष्य का क्या मतलब होता है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। मूलतः संज्ञा तथा सर्वनाम में कोई तात्विक अंतर नहीं होता। हम यह जानते हैं जो संज्ञा है सर्वनाम भी उसी का व्यक्त करते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। अतः विशेषण केवल संज्ञा का ही नहीं, सर्वनामों का भी के संदर्भ में हम प्रयोग करते हैं, वो तो हमने देखा। क्योंकि सर्वनाम क्या है, वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं। तो मूलतः अगर हम देखे जाएं जो उनकी विशेषता अर्थात संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो विशेषता बतलाएगा वही आपका विशेषता है, विशेषण के संदर्भ में प्रयोग करते हैं।
कुछ एग्जाम्पल फिर से इन्होंने दे दिए। एग्जाम्पल देखिए क्या है, समझाने के संदर्भ में छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ आप भी समझते होंगे, पढ़ा भी आपने होगा, लेकिन एट द लास्ट कुछ चीज़ों को एग्जाम्पल्स अगर आप समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। आपके एग्ज़ाम में यही छोटी छोटी चीज़ों में आप मिस्टेक करते हैं। और मेरा जो ये क्वेश्चन का वीडियो था वो इसीलिए था ताकि आप यहाँ पर चीज़ों को जो गलतियाँ करते हैं, आप एग्ज़ाम के जस्ट पहले अगर आपको वहाँ पे थोड़ा सा माइंड ऑफ रिमाइंड करा दिया जाएगा तो आप पेपर्स में और उसके पहले अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस आपने जो सेट आप कर रहे हैं वहाँ पर चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप गलतियाँ कम करोगे, और जितनी गलतियाँ कम करोगे उतना स्कोर अच्छा होगा। यहाँ पे है बेचारा वह कर भी क्या सकता था, किस्मत के मारे वे इधर उधर भटकते रहे। ठीक है, तो यहां पर बेचारा वह कर भी क्या सकता था। ठीक है, बेचारा किस्मत के मारे वे इधर उधर भटक रहे थे, तो क्या है वो पर्टिकुलर उसकी विशेषता के संदर्भ बता रहे हैं, जो काम हो रहा है, जो संज्ञा है, जो सर्वनाम है, उसके बारे में वो वहां पर डिटेलिंग करते हैं। अब यहां पर विशेषण के भेद प्रभेद के बारे में चर्चा करते हैं। तो विशेषण के जो भेद प्रभेद हैं, पहला है गुणवाचक विशेषण, जो गुणों को ही वहां पर दर्शाता होगा। तो यहाँ पर एक चीज तो स्पष्ट है, किस यहाँ विशेषण कैसा होगा, गुणवाचक होगा, जो पर्टिकुलर किसी के गुणों के बारे में चर्चा होगा। ठीक है, जो गुणों की क्या करता है, विशेषण बतलाता है, विशेषता बतलाता है, वो आपका क्या होगा, वहां पे गुणवाचक विशेषण होगा। अब गुणों से तात्पर्य किसका होगा, वस्तु और व्यक्ति के। व्यक्ति का होगा या तो वस्तु का होगा, उसकी विशेषता बतलाएगा, और विशेषता के रूप में क्या होगा, या तो उसके रूप, रंग, आकार, स्वभाव, अवस्था, दशा, स्थिति, शील इत्यादि का वो वर्णन करेगा। तो व्यक्ति और वस्तु के बारे में किस तरीके की चीजों के बारे में, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, अवस्था, दशा, स्थिति और शील इत्यादि के बारे में अगर आप वो बारे में बता रहा है, ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो वो क्या है, गुणवाचक विशेषता के बारे में चर्चा कर रहा है। विशेष संज्ञा पर आप कैसा या कैसी से प्रश्न कीजिए, आपको उत्तर मिल जाता है। ठीक है, उत्तर में जो विशेष मिलता है वो गुणवाचक विशेषण ही होगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था, जैसे कैसा कुत्ता, यदि आपसे पूछे कि अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त कहता है कि मैंने वहाँ पे एक डॉग खरीदा है, कुत्ता खरीदा है, तो कुत्ता कैसा है, तो उसके बारे में आप क्या पूछें, उसकी नस्ल कैसी है, कलर कैसा है। तो अगर वहाँ पे अगर आप ये पूछ रहे हैं तो कैसा बोलेगा, काला कुत्ता है, काला कुत्ता, काला कुत्ता, कुत्ते कलर कैसा है, काला। तो कुत्ते के बारे में बताया तो वहाँ पर कलर भी बताया, तो कलर क्या हो गया, उसकी वो विशेषण के बारे में, विशेषता के बारे में वहाँ पे उसने चर्चा की। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषणों के अन्य उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि गुण के संदर्भ में आप क्या प्रयोग करेंगे, अगर गुण के संदर्भ में गुणवाचक संज्ञा में पहला आएगा गुण। गुण कौन कौन से हैं, अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, उचित, सही, परिश्रमी, बुद्धिमान, पवित्र, आलसी, योग्य, अयोग्य, दुष्ट, पापी। अगर ये सब प्रयोग किए गए हैं, ये सब क्या है, पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में उसके गुण बताते हैं, कोई कैसा है, तो इस बारे में अगर ऐसे शब्द कहीं भी प्रयोग किए गए हैं आपके शब्दों के संदर्भ में, उसे शुद्ध करने के बारे में बोल रहा है, तो वहां पर आपके इन शब्दों को ध्यान रखें कि गुण के आधार पर क्या चीजें हैं। तो वहां पे विशेषण अगर आपको पता करना हो तो वो बताना, अगर वाक्य में विशेषण है या नहीं है तो बताना जरूर है कि उसमें विशेषण क्या। इसके बाद यदि वो आपसे पूछता है कि आकार के संदर्भ में, पर्टिकुलर आकार को लेकर भी चीजें पूछी जा सकती है कि विशेषण में आकार के बारे में भी जानकारी जो होती है वो भी बताता है कि वो विशेषण है। तो आकार क्या होगा, आकार प्रकार में लंबा, छोटा, मोटा, चौड़ा, पतला, गोल, चौरस, आयताकार। कोई मोटा है, आपके सर्कल, फ्रेंड सर्कल में कोई मोटा होगा, कोई नाटा होगा, कोई लंबा होगा, तो वो अगर आप इस बारे में बता रहे हैं कि हाँ वो रोहन लंबा है, ठीक है, या रमेश छोटा है, हमारे ग्रुप में सबसे छोटा रमेश है या कद उसका, तो यहाँ पे आप इस तरह के शब्दों का यदि प्रयोग करते हैं, वो क्या है, पर्टिकुलर किसी ही वस्तु या व्यक्ति के आकार के बारे में आप चर्चा करते हैं और इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो उसकी विशेषता के बारे में चर्चा करता है। इसी तरीके से रंग के बारे में भी है। रंग कैसा होगा, रंग अगर हो तो रंग काला, पीला, सुंदर, गुलाबी, मैला, चमकीला, तो ये सब क्या है, कलर। तो ये सब हैं आकार प्रकार हो गया, रंग रूप हो गया, और इसके साथ साथ आपका गुण इत्यादि हो गए, तो ये गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी तरीके से परिमाणवाचक विशेषण भी होता है। परिमाण अर्थात की संख्या, यहां पे अगर हम देखें तो उसकी मात्रा के बारे में चर्चा करेगा। तो परिमाणवाचक विशेषण में ऐसे विशेषण जो अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं, वो क्या होते हैं, वो परिमाणवाचक वहां पे संज्ञा होते हैं। जैसे 4 लीटर दूध, 5 किलो आटा, बहुत रुपया, थोड़ी चीनी, दूध, आटा, रुपया, चीनी की मात्रा यहाँ पे 4 लीटर, 5 किलो। तो ये सब क्या है, कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं
किस मात्रा में खरीद रहे हैं, कितना चाहिए। जैसे सब्जी आप लेने गए तो वहाँ बोलते हैं 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो मटर दे दो, 250 ग्राम अदरक दे दो, या फिर दूध ले रहे हो तो 1 लीटर दूध दे दो, तेल कितना ले रहे हो। तो वहाँ पे क्या होता है, आप मात्रा बताते हैं। मात्रा किस चीज़ की, पर्टिकुलर वस्तु की बताते हैं। तो वस्तु की वहाँ पे जो मात्रा आप बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, उसके परिमाणवाचक विशेषण से आप उसको वहाँ पर बता रहे हैं। तो संख्या के बारे में जब आप चर्चा करते हैं किसी विषय वस्तु की, तो वो परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी देता है। परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं के विशेषण बतलाते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें हम प्रायः द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। कैसी, द्रव्यवाचक। द्रव्य क्या है, वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी तरीके से परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने, 2 भेद होंगे। पहला है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक का मतलब क्या होगा, ये विशेषण जो विशेष की मात्रा या परिमाण का ठीक ठाक या निश्चित बोध कराते हैं, निश्चित परिमाण विशेषण कहलाते हैं। जो निश्चित बोध कराएंगे वो निश्चित होंगे। जैसे कि गेहूं कितना है, 10 कुंटल। 10 कुंटल अर्थात क्लियर है, कितना है, 10 कुंटल, निश्चित है। तो वो क्या हो गया, ये निश्चित परिमाण। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे भाई कपड़ा कितना चाहिए, आप बोलते हो भाई 1.5 मीटर का कपड़ा दीजिए, कंफर्म है। 1, 1.5, सवा ऐसे कुछ नहीं है, कंफर्म नहीं है, 1 दे दो, 1.5 दे दो, कंफर्म है। एक डाटा आपने बताया वो कंफर्म है। इसी तरीके से क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषणों से विशेष की मात्रा का तो ज्ञात होता है पर ज्ञान ठीक ठाक नापा तौला हुआ नहीं होता है, ऐसे विशेषणों को हम कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लो, लेकिन कितना बचा लो ये नहीं बताया गया कि चाय के लिए 1 लीटर, आधा लीटर, 250 ग्राम, कितना बचा। उसने कहा थोड़ा दूध बचा लो। अब थोड़ा से ये स्पष्ट नहीं होगा थोड़ा का मतलब कितना है। तो यहां पे क्या है, दूसरा, इतना काम क्यों करते हो। अब इतने का क्या मतलब, 2 काम, 4 काम, 10 काम, 15 काम, क्या काम करते हो। इतना काम बोला गया, लेकिन कितना बोला गया, क्या मात्रा है, उसको वहां पे ये कंफर्म नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके बाद वाक्यों की संख्या से संबंधित विशेषण बताने वाले क्या कहलाएंगे, संख्यात्मक विशेषण। जैसे कि इस घर में 15 लोग रहते हैं, उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो परीक्षा में कितना, प्रथम। घर में कितने हैं, 15। ये क्या बता रहे हैं, पर्टिकुलर किसी विशेषण के यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण कहे जाएंगे, जो वाक्यों के से रिलेटेड संख्या इत्यादि को वहां पे संदर्भित करते हैं। वाक्यों में 15 प्रथम विशेषण से विशेष की संख्या विषयक विशेषता का बोध हो रहा है। जिन संज्ञाओं की विशेषता संख्यात्मक विशेषण बताते हैं वे प्रायः जातिवाचक संज्ञाएं भी होती हैं। और जातिवाचक संज्ञाओं के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्या वाचक विशेषण, जैसे कि जिन विशेषणों से विशेष की निश्चित संख्या की सूचना मिलती हो। ठीक है, जिस विशेषणों में विशेष की निश्चित संख्या की सूचना मिलती है वही कहलाएंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि पहला लड़का, लड़का भी हुआ तो कौन सा, पहला वाला, पहला लड़का। किताबें कितनी, 3 किताबें। 40 साल इत्यादि क्या है, इसमें निश्चित है। डाटा क्या है, निश्चित है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कितनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, कितने सालों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वो सब क्या है, निश्चित है। डाटा है, कंफर्म है, निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक। तो यहां पे निश्चित संख्यावाचक विशेषणों में जैसे वैसे मूल संख्याएं 1, 2, 3, 4, परंतु व्यवहार के अनुसार इनके निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। अब इन्हीं निश्चित संख्यावाचक विशेषताओं में इनके व्यवहार के स्तर पर आप इन्हें अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आपके समक्ष आ सकते हैं। जैसे कि पूछा जाता है पूर्ण संख्या बोधक, गणना बोधक। पूर्ण संख्या बोधक का मतलब पूर्ण संख्याएं 2, 3, 4, 5 जो आपकी पूर्ण संख्याओं के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीजें। संख्या क्या है, पूर्ण है। दूसरा होता है अपूर्ण संख्या, जिनमें संख्या जो होती है वो आधा एक के साथ दूसरे मिक्स, जैसे कि 1.5, सवा, 2.5, ये सब क्या है, संख्या अपूर्ण है, अर्थात एक के साथ आधा, सवा इत्यादि चीजें हम यहां पर लगा देते हैं। तीसरा है क्रमवाचक विशेषण की बात करना। क्रम अर्थात यहां पे क्रम की सूचना देने वाले विशेषण, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर लगातार एक चीज के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं या स्टेप बाय स्टेप चीजों की बात है तो वहाँ क्रमशः चीजें आप चर्चा कर रहे हैं, तो उसे आप बोल लेते हैं क्रमवाचक विशेषण। जैसे कि आप किसी बच्चे की स्कूलिंग करनी होगी, स्कूलिंग में क्या होता है कि सर पहले आपको फर्स्ट में एडमिशन बच्चे कराएंगे, फिर उसके बाद उसे प्रमोट करेंगे, पास आउट होगा, 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, 4 में जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, क्रमवाचक, कि आपकी स्टडी का जो तरीका है वो कैसे करना है, इस स्टेप में करना है।
आप भी किसी कोर्स को स्टडी करते हो तो पहले प्री कम मेंस फिर ओनली मेंस के संदर्भ में जाते हो। तो यहाँ पे क्या है, क्रम क्या है, किसी चीज़ को करने का तरीका या क्रमबद्धता, वहाँ पे चीज़ों को जब चर्चा करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रमवाचक विशेषण को लेकर स्पष्ट जानकारी होती है। इसी तरीके से आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्ति जैसे कि इकहरा, दोहरा, तिगुना, चौगुना, पंचगुना इत्यादि को, तो आवृत्ति क्या है, जैसे शतक आदमी बताता है, शतक 100 हो गया, दोहरा शतक 200, 13 शतक 300, तो वहां पे क्या है, जो आवृत्ति लगातार शतक ही बन रहा है लेकिन पहला फिर डबल हो गया फिर ट्रिपल हो गया, तो ये क्या हो गया, आवृत्तिवाचक विशेषण की यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, उसी चीज को बार बार रिपीटेशन के संदर्भ में। शतक एक ही गिना जाएगा, शतक के संदर्भ में उसे गिनेंगे तो एक ही रहेगा। जब काउंट टोटल कितने शतक मारे किसी व्यक्ति ने, एक, लेकिन कहें दोहरे शतक तो उसने अगर 4-5 मारे तो वहां पे उसी को काउंट आउट करते जाते हैं। समुदायवाचक विशेषण, जहां पर्टिकुलर किसी सामूहिक संख्या का बोध हो, जैसे कि तीनों, चारों, दोनों, तो वहां पे क्या है, एक से अधिक चीज़ों के बारे में आप डिस्कस आउट करते हैं कि वो चारों लोग ऐसा काम कर रहे थे। चार क्या होगा, समूह के रूप में। जब एक समूह के बारे में डिस्कस करनी होगी तो वहाँ पे जितने लोग होंगे समूह में एक से अधिक ही होगा, तो 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने देख लिया किस तरीके से यहाँ पे विशेषण के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की, निश्चित इत्यादि वाली कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अब नहीं रह गया है, जैसे कि एक समुच्चयवाचक विशेषण होता है। समुच्चय जैसे कि दर्जन, ठीक है। समुच्चय का मतलब जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर डोजन्स में जोड़ा, सतसई, 700, 32, 32, शताब्दी, शतक, समुच्चयवाचक शब्दों के संदर्भ में इस तरह के अगर आपके शब्द वहाँ पे प्रयोग किए गए हैं तो ये कैसे विशेषण हैं, दर्जन के लिए, एक दर्जन के लिए, दर्जन, ठीक है। दर्जन क्या है, दर्जन का मतलब हमें पता है कितना का, दर्जन किसे बोलेंगे, 12 को। जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 लोगों का जोड़ा, ठीक है। जब इस शब्द के प्रयोग 32 ज़्यादा मत दिखाओ, जो हंसते हैं लोग कई बार कहते हैं कि ज़्यादा 32 मत दिखाओ, तो 32 मतलब क्या, जो दांत हैं, हंसने के बाद दांत आपके निकल के आते हैं। इसके बाद बोधक विशेषण, ठीक है। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक, हर, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, हर कोई यही कर रहा है। पढ़ने को लेकर कह रहे हैं कि अगर आप अगर सबके जैसे या हर कोई इसी तरीके से तो पढ़ रहा है, आपको अलग तरीके से पढ़ना है, स्टडी कैसी होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, बाकी तो हर कोई ऐसा ही पढ़ रहा है, प्रत्येक लोग ऐसे ही पढ़, तो वो क्या है, सामान्य तरीका है, प्रत्येक लोग, भीड़ भाड़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक और हर आदि लगभग कुछ वस्तुओं में प्रत्येक का बोध होता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का, हर लड़का आदि। ये सारी चीजें आपके विशेषण के संदर्भ में प्रयोग होती हुई दिखाई देती हैं। तो निश्चित संख्यावाचक स्थितियों को हमने यहाँ पर देखा कितनी तरीके से और किन किन संदर्भों में प्रयोग हो सकती हैं। कुछ चीजें हैं जो अनिश्चित संख्यावाचक के संदर्भ में भी आपके समक्ष दिखाई देंगी। अनिश्चित संख्यावाचक के संदर्भ में अगर आप बात करें, जैसे कि जिन विशेषणों से विरोध की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे कुछ, कई, काफी है। तो किसी ने पूछ लिया कि सब्जी, आलू पूछ लिया कितने हैं, आलू कितनी लानी है, कहते काफ़ी हैं, हो जाएगा, आज के लिए रहने दो, कल देखेंगे, ठीक है। सब्जी कुछ ला गई, बोले सब्जी में कुछ लाना है, नहीं आज के लिए तो काफ़ी है, कल ले आना, आज के लिए तो हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ, कई, काफ़ी, जहाँ पे मूलतः नंबर को वहाँ पे शो नहीं किया गया, लेकिन ये स्पष्ट कर रहा है कि उसके बारे में, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में संख्या का क्लैरिटी तो नहीं है लेकिन है। तो परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या है, विशेष यदि गिनी जाने वाली वस्तु है तो विशेषण संख्यावाचक, अन्यथा की स्थिति में परिमाणवाचक माना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अच्छा परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर क्या है, तो आपको क्या कहना है, कैसे पता लगाएंगे परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या आएगा। यदि जो विशेष है, ठीक है, जो विशेष है, यदि वहां पर जो गिनी जाने वाली वस्तु है उसमें विशेषण कैसा है, संख्यावाचक है, 1 2 4 नंबर वाइज है, तो वो क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण है। और यदि वहां पे परिमाणवाचक, अन्यथा की स्थिति में आप उसे क्या कह सकते हैं, परिमाणवाचक संख्या कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, तो ये कैसा है, कुछ लोग आए हैं, संख्यावाचक। सब्जी में कुछ नमक डाल दीजिए, परिमाणवाचक है। मात्रा, मात्रा कितनी, कुछ डाल दीजिए, ग्राम, 100, 50 ग्राम, तो यहाँ पे कुछ मात्रा। लोग, संख्या, डिजिटल, ठीक है। ये तो हो गया, हमने यहाँ पर देखा कि परिमाणवाचक हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गए। अब इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ अन्य प्रकार के विशेषणों की भी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें एक आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है कुछ सर्वनाम भी जब किसी संज्ञा
की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें सार्वजनिक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक का मतलब जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए जब किसी सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी किताब, आपका बेटा, किसी का मकान, कौन सा कमीज इत्यादि, कौन सा कमीज इत्यादि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। परंतु इन रचनाओं में संज्ञा विशेषण की विशेषता बताने के कारण के विशेषणों का कार्य कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया। प्राय सभी प्रकार के सर्वनाम विशेषणों का कार्य कर सकते हैं, अतः सर्वनाम के अलग अलग भेद होने के कारण सार्वनामिक विशेषणों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। तो एक चीज समझ लीजिए, सार्वनामिक विशेषण क्या होगा? जो कि संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए विशेषण का रूप में प्रयोग करते हैं, उनको कहते हैं। जैसे मेरी किताब, ठीक है, मेरी किताब, ये क्या हो गया? मेरी, यहाँ पे किताब के संदर्भ में चर्चा करें तो मेरी किताब हो गई, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? आपकी सार्वनामिक विशेषण की बात करें। किताब किसकी है? मेरी। तो मेरी क्या है? सर्वनाम। तो यहाँ पे इस तरीके से अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे कि संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इनका नाम ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या है, तो उनके रूप में हम यह, वह, इस, उस संकेतवाचक या सर्वनाम के संदर्भ में हम इनका प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों को, जैसे कि इस किताब को ज़रूर पढ़िए, तो यहाँ पे इस किताब जो हो गया, ये क्या हो गया? आपका सार्वनामिक विशेषण को यहाँ पर स्पष्ट करता है। दूसरा है अनिश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या है? जहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई, कुछ, ये क्या है? अनिश्चित है। तो यहाँ अगर इनका विशेषण के तौर पे ये प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी, आप जाकर, आपको ये नहीं पता है मुझे कहानी पढ़नी है, लेकिन कहानी के लिए कौन सी बुक सही होगी, तो आपने बुक स्टोर पे गया और पूछा कि मुझे कहानी कोई किताब खरीदनी है, आप बताइए, तो वो बताएगा कि कौन सी ले सकते हैं। ये जो आपके समक्ष रख देगा। अगर ये चीज़ आप प्रयोग करें तो आप किस तरीके की बातें स्पष्ट कर रहे हैं? अनिश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं। यहाँ सार्वजनिक लिखा हुआ है, लेकिन ये सार्वनामिक होगा। तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे कि जब और क्या, किस, ये सब सर्वनाम रूपों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। तो जैसे कि कौन सा मकान आपको पसंद आए, कौन सा मकान आपको पसंद आए, तो यहाँ पे क्या हुआ? कौन सा मकान। तो ये क्या है? आपको एक क्वेश्चन पूछा कि मकान आपको पसंद है, लेकिन कौन सा पसंद आए। आपने पूछा मुझे ये मकान पसंद है, 2-3 मकान आसपास हैं, कौन सा पसंद आया, तो जस्ट क्लैरिफाइड। तो क्वेश्चन मार्क किया गया, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण की स्थिति को क्रिएट कर देगा। ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है? कौन सा, और इस तरह कब, कौन, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द हैं, उसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसमें जब संबंधवाचक सर्वनामों जैसे कि मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, जैसे उनकी साड़ी बहुत सुंदर, तो संबंधवाचक, किसी के साथ संबंध वहां पे स्थापित किया गया, तो सुंदर यहां पर है किसकी? वहां पे साड़ी के संदर्भ प्रयोग किया है, तो उनकी साड़ी बहुत सुंदर है, और ये क्या है? संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण की यहाँ पे आपको चर्चा कर रहा है। ये तो आपने विशेषण को यहाँ पे स्पष्ट कर लिया। अब इसके साथ साथ एक चीज और देख लेते हैं, कुछ ध्यान देने वाली योग्य बातें जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। नॉलेज के साथ साथ कुछ स्पष्टीकरण होना भी ज़रूरी है। नॉलेज गेन करते समय कई बार आपको होता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे थोड़ी क्लैरिफाइड कर लें, थोड़ा सा वहाँ पे एक समय पे स्थिर हो जाएं, और चीज़ों को अगर अच्छे से समझ लें तो वहाँ पे जो गलतियाँ होंगी वो कम होंगी। इन चीज़ों को अच्छे से हमें समझना है, ध्यान कहाँ पर रखना है। पहली चीज़, जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो होंगे विशेषण। ठीक है, एक बार फिर रिमाइंड कर लीजिए, जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बतलाएंगे वो होंगे विशेषण। दूसरा, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेष। जिनके बारे में बताया जाए, जिन शब्दों के बारे में, तो वो विशेष होंगे। विशेषण के भेद परिमाण, गुण, संख्या और वाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कौन सी हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण की तुलनात्मक उत्तरा, उत्तमा और मूला। इसके अलावा विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रतिशेषण कहलाते हैं। जो विशेषणों की विशेषता भी बताएं उनको हम प्रतिशेषण कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के साथ आकार, उसकी विशेषता को भी बताते हैं।
ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। इनको जितना ध्यान रखेंगे, रिमाइंड रखेंगे, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। चीज़ें जितना आसान रहेगी उतना ही आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने स्टडी के दौरान हम अपनी कुछ अंतिम विषय वस्तुओं की ओर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे और कुछ पॉइंट इसके अंतर्गत आपको बताए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो चर्चा हम कर रहे थे कि किस तरीके से चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अनेक विशेषण शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव के शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय आदि जोड़कर बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है। अकारांत विशेषणों में लिंग के आकार पर परिवर्तन हो जाता है, अन्य में नहीं होता है। कुछ विशेषणों में लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाता है और अन्य में नहीं होता है। और साथ ही साथ अकारांत पुल्लिंग विशेषणों में वचन के आधार पर परिवर्तन होता है और अन्य पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग विशेषणों में ये नहीं होता है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात रहेंगी ताकि आप यहाँ पर जो गलतियाँ विशेषण के संदर्भ में करते हैं उनको नहीं करना है। जस्ट रिमाइंडेड। ठीक है, अब इनके बारे में भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं जिनके आधार पे आप इन्हें देख सकते हैं, लेकिन पहले इन्हें देख लेते हैं। अकारांत विशेषणों पर कारक का प्रभाव भी पड़ता है। एकाधिकार विशेषणों के लिंग वचन समान होते हैं और एकाधिक विशेष होने पर विशेषण के लिंग वचन का निर्धारण निकटतम विशेषज्ञों के आधार पर होता है। जस्ट रिमाइंडर, जितना आपने पढ़ा है सिर्फ उसी के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं उनके बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं। संज्ञा है, यहाँ विशेषण है। अर्थ आर्थिक, अंक अंकित, अंतर आंतरिक, ये चीज़ें संज्ञा के संदर्भ प्रयोग करते हैं और इनकी विशेषता क्या है। अर्थ का संदर्भ विशेषता क्या है, उसकी आर्थिक दृष्टिकोण से चीज़ें पे हम चर्चा करते हैं। आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं। आदर का आदरणीय के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। ओज के संदर्भ ओजस्वी शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा के संदर्भ में जो उसकी विशेषता को बतलाता है वो ये सारे शब्द हैं। इसी तरीके से जब आप सर्वनाम के शब्दों को देखते हैं तो यहाँ पे सर्वनाम में देखें तो सर्वनाम के जैसे शब्द है यह, तो यह की विशेषता ऐसा, मैं का मुझसा, कौन कैसा, वह तुमसा, तो ये सब क्या है, वह वैसा। तो ये सारी आपकी विशेषता के संदर्भ में, सर्वनाम के संदर्भ में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। जो क्रिया से विशेषण अगर आपको बनाना है, क्रिया से यदि विशेषण आपको बनाए तो क्रिया को क्या करना है, विशेषण। पद को पतित का यूज कर सकते हैं, भागता को भगोड़ा यूज कर सकते हैं उसके विशेषण के। पढ़ना के संदर्भ में पढ़ाकू, लड़ना के संदर्भ में लड़ाकू, और कमाना के संदर्भ में कमाऊ, बनाना के संदर्भ में बनावटी जैसे शब्द अगर आप, तो ये क्रिया से विशेषण के संदर्भ में जब हमें बनाना होता है तो इन शब्दों को हम परिवर्तित करके इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं और ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके विशेषण को बताते हैं। ये शब्द क्या हैं, ये विशेषण शब्द हैं और किनसे बन रहे हैं, क्रिया से, सर्वनाम से और संज्ञा से। ये शब्द आपको विशेषण के शब्द कौन से बनते हैं उन्हीं को आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपके बाकी एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो पर्यायवाची को भी समझ लेते हैं। कुछ अवयव से अगर आपको विशेषण बनता है, जैसे कि ऊपर का है ऊपरी, पीछ का पिछला, सतह का सतही, भीतर का भीतरी, बाहर का बाहरी, आगे का अगला, नीचे का निचला। तो यहाँ पे कुछ अवयव हैं। अवयव के संदर्भ में यदि उनकी विशेषता आपको बतलानी है, विशेषण को स्पष्ट करना है, तो आप विशेषण के इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज़ और आपके एग्जाम में पूछी जाती है, पर्यायवाची। पर्यायवाची, तो पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, समानार्थक शब्द, अर्थात एक ही शब्द से मिला हुआ। इसके संदर्भ में आपको थोड़ा सा समझ लेते हैं अंतिम इस विषय वस्तु पर्यायवाची को भी, और उसके साथ ही से फिर समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पर्याय शब्द। पर्याय का मतलब क्या होगा, पहली चीज समानार्थक। समानार्थक अर्थात उसी के समान शब्द, जिस शब्द के बारे में पूछा जा रहा है उसी के जैसे शब्दों का आपको प्रयोग करना होता है। बाकी यहाँ पे एक परिभाषा दी गई, समान अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। साथ ही पर्यायवाची शब्दों की जो बहुलता भाषा की समृद्धि का एक द्योतन है कि एक ही चीज को परिभाषित करने के लिए हम कई अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और उससे मतलब भी वही निकलता है। तो आपकी भाषा कैसी है, समृद्ध है कि एक चीज को भी व्याख्यायित करना है तो उसके लिए कई शब्द वहां पर आपके पास उपलब्ध होते हैं। इनका प्रयोग किस तरीके से करना है ये डिपेंड करता है, किस जगह करता है ये भी वहां पर लेकिन मैटर करता है। इसका कारण है कि एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम
उसके विभिन्न गुणों और धर्मों के अनुरूप होता है। तो चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, कुछ न कुछ चीज़ें उन्हें प्रभावित करती हैं, इसलिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किस लाइन में कहाँ पर करना है इसका हमें ध्यान रखना होता है। हम हर एक प्रकार के शब्दों को हर एक जगह यूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो एक ही शब्द के लिए प्रयोग क्यों ना हो रहा हो। साथ ही प्रत्येक नाम अपनी सभी स्थान पर उपयुक्त नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। अतएव ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमें छोटे अथवा प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग मूलतः करना चाहिए, जो ज़्यादा प्रचलित हैं, सुने योग्य हैं। कई ऐसे शब्दों का प्रयोग ना कर दें जिसको सामने वाले को मतलब ही ना पता हो। कई बार इस तरह की स्थितियों में आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलते हैं, आपको लाभ उसका नहीं मिलता है। ऐसे शब्दों का चयन करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल भी ना हो। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करना है, जिस चीज़ की चर्चा करनी है, वहाँ पर इसका भी ध्यान रखें वो उससे रिलेट करता हो, उसके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। इसके साथ पर्यायवाची के मुख्य रूप से हमें भेद आपको बता देते हैं। तो इसके आपके 3 भेद हैं: पूर्ण पर्याप्त, पूर्ण पर्याय, अपूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय का मतलब वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अर्थ में कोई भी अंतर ना पड़ता हो तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण पर्याय। शब्दों के स्थान पर दूसरा शब्द रख दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता तो पूर्ण पर्याय। अब पूर्ण पर्याय, एक ही कार्य के लिए प्रयोग किए गए 2 शब्द पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते। ठीक है, पूर्ण अपूर्ण पर्याय। पूर्ण अपूर्ण का मतलब पर्याय कि एक ही कार्य के लिए प्रयोग किए गए शब्द पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते। इसको लेकर समझा जा सकता है जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में समान अर्थ का बोध स्पष्ट करता हो तो उसे हम पूर्ण अपूर्ण होता है। अपूर्ण पर्याय, कोई भी व्यक्ति शब्दों के अर्थ की छाया बदल बदल कर अपने अपने तरीके से प्रयोग करता है। विषय की व्यापकता परिप्रेक्ष्य में उसी शब्द का प्रयोग नए अर्थ में होने लगता है। यह अपूर्ण पर्याय आपको कहलाएगा। कुछ शब्दों के सूक्ष्म भेद उसके मूल अर्थ में विद्यमान होते हैं, किंतु अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें उसका पर्याय मान लिया जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। तो अपूर्ण पर्याय का सीधा सा मतलब है कि वहां पर जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं उसके विपरीत अगर आप कोई अन्य शब्द या उसकी जगह पर कोई अन्य चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो उसके बारे में पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पा रहा है तो उसे हम कहते हैं कि वो एक अपूर्ण पर्याय है। दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सीधा सा सिंपल सी जो लाइन है यहाँ पे वो ये स्पष्ट कर देती है कि दोनों के जो अर्थ हैं वो आपके क्या हैं? अलग अलग हैं, एक जैसे वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे यहाँ पर इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया, गाभिन और गर्भिणी। गाभिन जो शब्द होता है वो हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? वो हम पर्टिकुलर किसी गाय या पशुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं, सदैव पशुओं के लिए यूज करते हैं। किसका? गाभिन शब्द का प्रयोग। वहीं जो गर्भिणी जो शब्द है वो हम किसके लिए? स्त्री के लिए, मानव के लिए यहाँ पे प्रयोग करते हैं। गाभिन दोनों ही शब्द हैं, पर्याय के संदर्भ में यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो होता है और शब्द जो होते हैं और जिस संदर्भ में इन्हें यूज करना है वो दोनों ही यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्या हो गए? अपूर्ण पर्याय। अगर आप सोचें कि गर्भिणी शब्द का प्रयोग हम पशुओं के संदर्भ में करें या गाभिन शब्द का प्रयोग आप स्त्री के संदर्भ या मानव के संदर्भ में करें तो यहाँ पर आप ये पूर्णतः गलत होगा, अपूर्ण होगा, और इसे हम क्या कहेंगे? एक अपूर्ण पर्याय की स्थिति के रूप में हम इसे दर्ज करते हैं। तो इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो इसका ध्यान रखना है कि किसके संदर्भ में, अगर पूछा जाए कि गाभिन किसके संदर्भ में प्रयोग किया था, किसका पर्यायवाची है, किस संदर्भ में, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यह कहा जा सकता है कि पर्यायवाची के सूक्ष्म अंतर को समझने के लिए इनका चुनाव प्रसंग के अनुसार करना चाहिए, जिससे अर्थ में किसी तरह का विरोधाभास उत्पन्न ना हो। तो ये कह सकते हैं, नोट डाउन, दिमाग में बिठा लीजिए कि पर्यायवाची का हमेशा संदर्भ क्या है, क्या लाइन है, क्या पैराग्राफ है, किस जगह पे उसका यूज़ करना है। ये डिपेंड करता है कि पूरा का पूरा एक सिनेरियो को समझ के बाद ही उसका पर्यायवाची आप प्रयोग करें, उस तरह के शब्दों को आप प्रयोग करें। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कुछ एग्जाम्पल कहने का मतलब पर्यायवाची शब्दों की दी गई है तो बहुत सारी आपने पढ़ी भी होंगी, वो मुझे नहीं समझाना था। मूलतः हमें आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के हिसाब से जो आप गलतियां करते हैं उन गलतियों को ना करें और कहाँ इसके लिए ध्यान देना चाहिए, किन पक्षों को समझना है, उस पर हमें यहाँ पर चर्चा करनी थी। जैसे यहाँ पर एक है अग्नि। अग्नि के ही पर्यायवाची अगर आपको लिखने को आती है तो वहाँ पे कई बार 5 लिखने को आती हैं, जैसे वटिन, रोहिताश्व, आग, अनल, पावक। इसी तरह अरण्य अर्थात जंगल का है, जंगल, कानन, वन, विपिन, अटवी। ये क्या है? पर्यायवाची है। इन पर्यायवाची शब्दों का ही आप यहां पर प्रयोग करते हैं। अंतिम के साथ यहां पे समाप्ति, ये कुछ पर्यायवाची हैं महत्वपूर्ण रूप से, इसे ही हम यहां पर कुछ देख लेते हैं, बाकी यहां पे आपका टॉपिक फिनिश हो गया है। तो यहां पर आनंद,
आनंद की पर्यायवाची के संदर्भ में अगर आपको लिखना हो तो आप क्या क्या यूज करते हैं? सुख, चैन, प्रसन्नता, मोह, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास, है ना। आश्रम है मठ, विहार, कुटी, संघ। आश्रम सीरीज भी आई है, वेब सीरीज भी आपको आ चुकी है। इसके अलावा उस पर भी कई लोगों ने देखा ही होगा आप लोगों ने। तो उसका जो आश्रम का लेकिन जो मूल मंत्र है, मूल शब्द है, उसके पर्यायवाची यहाँ पर हैं। इसी तरीके से अमृत, बड़ी एक लालसा होती है कि हमेशा जिएं। अमृत अगर मिल जाते हैं तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अमृत तो मिलने से रहा। तो यहाँ पर लेकिन उसका पर्यायवाची हमें मिल गए हैं कई सारे। सुधा, पीयूष, समीय, सोम, सुरभोग, कुसुमेश, ऐसे बहुत सारे। अब यहाँ पर अच्छा, अब किसी को, आपको ये लगता है किसी को अच्छा की जगह पर उसी के जैसे, उसी को परिभाषित करने किसी अन्य शब्द का हम प्रयोग क्या यूज़ कर सकते हैं? तो अच्छी जगह उचित, शोभन, उपयुक्त, शुभ, सौम्य। लेकिन उचित का प्रयोग अच्छा कहाँ यूज़ करना? उचित भी सही है, अच्छा भी है, लेकिन उचित सही, राइट रॉन्ग में भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा गुड बैड में यूज़ करते हैं, डिफरेंट आ जाता है। मतलब वही पर्यायवाची तो लगभग है, लेकिन हम उचित का अच्छा और अच्छा की जगह उचित हर जगह पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अतिथि, पाहुना, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान। अनुपम, अनूठा, अनोखा, अपूर्व, निराला, अद्वितीय। तो यहाँ पर इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अंधकार का, तिमरिस, अंधेरा, तम। तो ये आपके पर्यायवाची हैं और इसी तरीके से यहाँ पे ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। क्विक रिवीजन के अंतर्गत हमने यहाँ पे 6 महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को, जो कि आपके बहुत ज़रूरत हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं हिंदी व्याकरण में, जिनको अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर लीजिएगा। जो गलतियाँ आपको बताई गई वो नहीं करनी है, रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। खासकर आर के जिनका बच्चों का पेपर है भी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो PCS का अन्य लोग, वो भी यहाँ पर इसे ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। एट द लास्ट एक बार फिर से, जिन बच्चों का एग्ज़ाम है आर का, ज़्यादा कुछ यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया सफिशिएंट है, ध्यान रखिएगा। इससे अतिरिक्त नई चीज़ों को पढ़ने का कोई प्रयास न मत करिए। रिवीजन, क्योंकि कल से एग्ज़ाम है, तो मैं कहूँगा एट द लास्ट टाइम वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोज़ हैं, इनको आप देख लीजिए, काफ़ी है, सफिशिएंट हैं। और एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच गए हों, हाल फिलहाल जहाँ भी एग्ज़ाम है आराम से पहुँच जाइए। कोरोना का काल भी है, चीज़ों को थोड़ा सा, जहाँ भी जा रहे हैं सेंटर पर, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। वहाँ की वैक्सीनेशन इत्यादि चीज़ों को ध्यान में रखें। बाकी गुड लक मेरी तरफ से आप सभी को। एग्ज़ाम का पेपर होने के बाद फिर इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कैसा रहा पेपर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।